हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ा लास्ट क्लास में? मालवा के परमार पढ़े। और क्या पढ़ा? सिंधु राज। एक लाइन ही पढ़ी बस, खत्म हो गया इतने में। लो सुनाओ, देख। परमारों का उत्पत्ति स्थल आबू। परमारों की रियासत है आबू, मालवा, वागड़, जालोर और किराड़ू। इनकी क्या हुआ करती थी? राजधानियां थी इनकी। सॉरी, वो राजधानी मान लो, जहां जहां राजधानियां थी वही उनकी क्या हो जाती? रियासत। अच्छा, तो आबू वाले परमारों के बारे में हम पढ़ रहे थे कि इनका पहला जो बंदा होता वो कौन था? धूमराज। वंशावली कहां से शुरू होती है? उत्पल राज। फिर एक राजा हुआ था धरणीवरा। उसने अपने राज्य को कितने भागों में बांटा? इसलिए राज्य क्या कहलाया? नवकोटि मारवाड़ कहलाया। और उस पर गुजरात के एक राजा ने अटैक कर दिया था, मूलराज प्रथम। तब वो भाग के किसके पास गया? धवल राठौर। ऐसी जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है? हस्तिकुंडी अभिलेख, जो कि 997 ईस्वी पाली से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? धवल राठौड़ के बारे में हमारे पास कोई भी जानकारियां। फिर एक राजा हमने पढ़ा था धंधुक। कौन सा राजा था? और धंधुक की एक बेटी थी, उसका नाम था लाहिनी थी। क्या नाम था? उसने सिरोही में एक जगह पड़ती है बसंतगढ़, वहां पे क्या क्या? सूर्य मंदिर, सरस्वती बावड़ी का पुनर्निर्माण। और सरस्वती बावड़ी को अब क्या बोलने लगे? लाहिनी बावड़ी। धंधुक के टाइम में फिर गुजरात के चालुक्यों ने अटैक किया, भीम प्रथम। और भीम प्रथम ने अटैक करके इसको वहां से भगा दिया और वहां पर बना दिया था विमलसा। किसको बना दिया था? विमल। और ये भाग के चला गया भोज परमार के पास। कहां पे चला गया? कहां पे? कहां पे? किसके पास? याद रखना, ये बात याद रहेगी। अच्छा, और उसने विमल शाह ने इन दोनों के बीच में क्या करवा दिया बाद में? और विमल शाह बाद में यहाँ पे मंदिर बनवाता है। कौन सा? आदिनाथ जैन मंदिर, या आदिनाथ जी का एक और नाम ऋषभदेव। और इस मंदिर को हम और क्या कहते हैं? विमल वसई। विमल वसई कहते हैं। और आपके जमस्टोड कहता है भारत की दूसरी सबसे खूबसूरत इमारत है। किसके बाद में? एक राजा ने महामंडलेश्वर की उपाधि धारण कर ली और चौहानों चालुक्यों के बीच की लड़ाई के अंदर उसने भाग लिया। और ये जानकारी हमें दो किताबों से मिलती है। हेमचंद्र की किताब कौन सी है? द्व्याश्रय महाकाव्य। और जिन मंडनोपाध्याय की किताब कौन सी है? कुमारपाल प्रबंध। उसके बाद हम पढ़ रहे थे धारावर्ष परमार। धारावर्ष कौन से युद्ध में भाग लेता है? कांद्रा के युद्ध कब होता है? 1178 में। किस किस के बीच में? मोहम्मद गौरी और मूलराज। और मूलराज सेकंड की माता शासन संभाल रही थी, नायिका देवी। नायिका देवी आसपास के राजाओं को बुलाती है। कौन कौन जाते हैं? कैलान, कीर्तिपाल और धारावर्ष। और कौन जीतता है इस युद्ध के अंदर? नायिका देवी गौरी को हरा देती है। और धारावर्ष है वो एक ही तीर से। ये जानकारी हमें एक मूत्र अचलगढ़ में तो क्या है? मूर्ति। और सिरोही में कौन सा अभिलेख है? पाटनारायण मंदिर वाले अभिलेख। कब का पाटनारायण मंदिर? 1287 ईस्वी का अभिलेख है। धारावर्ष का एक छोटा भाई था, उसका नाम क्या था? प्रहलादन देव। प्रहलादन देव ने एक नाटक लिखा था, पार्थ पराक्रम व्यायोग। क्या नाम है? व्यायोग। उसने किसके आक्रमण को विफल कर दिया था? पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण के समय आबू को बचाया था उसने। और उसने एक नगर बसाया था प्रहलादनपुर। और उसकी जानकारी हमें किताब में मिलती है, कीर्ति कौमुदी। कीर्ति कौमुदी किसकी किताब है? सोमेश्वर। बाद में एक राजा कौन बन गया आपके? सोम सिंह। धारावर्ष का बेटा ही था सोम सिंह। उसके टाइम में गुजरात के दो जैन मंत्री थे, वस्तुपाल और तेजपाल। उन्होंने अपने देलवाड़ा में कौन सा मंदिर बनवाया? नेमिनाथ। नेमिनाथ जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है? नेमिनाथ। उसको और किस नाम से जानते हैं? और किस नाम से जानते हैं? देवरानी जेठानी का मंदिर। फिर एक राजा कौन बना आपके? प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह क्या छीन लेता है? चंद्रावती। मेवाड़ के कौन से राजा थे? जयतर सिंह। रावल और महारावल किसने लगाना शुरू किया? विक्रम सिंह। और विक्रम सिंह के टाइम से आपके जालौर में कौन आ गए थे? सोनग्रह। और उन्होंने इनका कौन सा भाग दबा लिया था? पश्चिम। ये पढ़ा था। फिर मालवा वाले परमारों के अंदर हम पढ़ रहे थे कि मालवा वाले परमारों की उत्पत्ति तो आबू से ही है। राजधानियां पहले तीन की धारानगरी, फिर बनी थी उज्जैन, और फिर वापस क्या बन गई थी? दो राजधानियां रही, धारानगरी और उज्जैन। पहला कोई बड़ा राजा था तो हम पढ़ रहे थे कृष्णराज। और कृष्णराज ने आपके एक नाम और मिलता, उसका क्या था? उपेंद्र। और उसका बेटा कौन हुआ करता था? डंबर सिंह। और वो कहां पे आ गया था? और वागड़ में परमार राज्य की स्थापना कर। फिर हम पढ़ रहे थे मुंज। और मुंज ने अपने मेवाड़ के एक राजा को हराया। और शक्ति कुमार के टाइम किसको तोड़ दिया? और कौन से किले पे कब्जा कर लिया? चित्तौड़ के किले पे उसने कब्जा कर लिया। ये जानकारी भी हमें कौन सा अभिलेख देता है? हस्तिकुंडी अभिलेख, जो कौन से राजा का है?
धवल राठौड़ का एक अभिलेख है। मुंज परमार किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया? कर्नाटक के चालुक्य राजा तेलप सेकंड के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। उसके दरबार में कोई विद्वान हुए? हलायुद्ध की किताब बताओ। अभिधान रत्नमाला। पद्मगुप्त या परिमल की? नवशासांक चरित धनंजय की और धनपाल की। और कई सारे कवि उसके दरबार में थे, इसलिए उसको क्या बोलने लगे? कवि वरिष्ठ। उसका छोटा भाई कौन था? सिंधुराज। और सिंधुराज ने उपाधि क्या धारण की थी? नवशासांक चरित। क्या उपाधि धारण की? इतनी बातें बड़ी। चलो आगे बढ़ते। अगला राजा लिख लो भोज। भोज क्या लिखे? भोज। अगला कौन है? भोज। अच्छा, अब वापस एक बात याद करो। देखो, मैंने बताया था आपको कि उधर से आपका जो धंधुक था, धंधुक पे गुजरात के चालुक्य राजा ने अटैक किया और वो भाग के चित्तौड़ के भोज परमार के पास आ गया। किसके पास आ गया? मैं बात दूसरी प्रकार से बताता हूं। मुंज परमार चित्तौड़ पे कब्जा करता। मुंज परमार के बाद उसका भाई बन गया था सिंधुराज, तो सिंधुराज का भी कब्जा कहां पे? चित्तौड़। सिंधुराज के बाद बन गया भोज, तो भोज का कब्जा भी कहां पे है? चित्तौड़। तो ओरिजिनली चित्तौड़ के अंदर जो भोज परमार बैठा हुआ वो मालवा का परमार है। कहां का परमार है? और मालवा वाले परमारों ने चित्तौड़ पे कब्जा कर रखा है, इसलिए भोज परमार के पास में क्या है? चित्तौड़। और जब आबू वाले परमार धंधुक पर आक्रमण हुआ तो भाग के चित्तौड़ के भोज परमार के पास चला गया। पढ़ा था वो भोज, यही है। आई बात समझ? फिर हम एक पढ़ते हैं कि रणथंभौर के हमीर ने धारा नगरी के भोज परमार सेकंड को हराया। किसको हराया था? भोज परमार सेकंड। इसका मतलब ये फर्स्ट है। ये क्या है? कि धंधुकन ये तो बहुत पहले हो गए भाई। 997 ईस्वी के अभिलेख में तो इनकी जानकारी मिल रही है। हस्तिकुंडिया अभिलेखों में उस टाइम के आसपास तो इनकी जानकारियां मिल रही है, उस टाइम के आसपास जानकारियां मिल रही है। इसका मतलब ये लोग थोड़े से पुराने थे। और हमीर तो अपने को पता 1282 में था। इसका मतलब हमीर जिस भोज को हरा के आ रहा है वो भोज कौन सा रहा होगा? सेकंड। तो ये भोज कौन सा रहा होगा? फर्स्ट। लिख लो फर्स्ट, ताकि दिमाग में रहे, वरना कई बार आपको लगेगा वही है क्या सर जिसने हमीर को हराया था या हमीर ने जिसको हराया था। अब ये कहां पर बैठा? ये है मालवा का राजा, लेकिन ये कहां पर बैठा हुआ? आपने चित्तौड़। तो चित्तौड़ के अंदर इसने एक शिव जी का मंदिर बनवाया। इसकी खुद की एक उपाधि हुआ करती, त्रिभुवन नारायण। कौन सी उपाधि थी? त्रिभुवन नारायण इसकी उपाधि थी, इसलिए इसने चित्तौड़ के अंदर मंदिर बनवाया था त्रिभुवन नारायण। कौन सा मंदिर? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण। लिख लो, शिव जी भगवान का मंदिर। किसका मंदिर है? शिव जी। देखो, इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट त्रिभुवन नारायण टेम्पल एट चित्तौड़। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखना ये बात, आगे फिर काम आएगी अपने। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से भगवान जी का मंदिर है? शिव जी का। त्रिभुवन नारायण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खुद की उपाधि क्या हुआ करती थी? त्रिभुवन नारायण। तो इसने अपनी उपाधि के नाम पे मंदिर का नाम रख दिया। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पे करवाया था? चित्तौड़। अच्छा, मैंने बताया था कि मेवाड़ वालों की तो मुख्य राजधानी हुआ करती थी नागदा। कौन सी थी? तो नागदा के पास में एक झील बनवाता है भोजसर। कौन सी झील बनवाता है? सर का मतलब होता है तालाब। सर का मतलब क्या होता है? भोज ने तालाब बनवाया तो नाम क्या हो गया? भोजसर। तो हम भोजसर झील बोल देते हैं। नागदा पड़ता है उदयपुर में। नागदा कहां पे? नागदा के पास भोजसर झील का निर्माण करवाया। ही ऑल्सो बिल्ट लेक भोजसर नियर नागदा। नागदा के पास भोजसर झील का निर्माण करवाया। ही ऑल्सो बिल्ट लेक भोजसर नियर नागदा। नागदा के पास भोजसर झील का निर्माण करवाया। ही ऑल्सो बिल्ट लेक भोजसर नियर नागदा। नागदा के पास में कौन सी झील बनवाई? भोजसर। भोजसर झील का निर्माण करवाया। अच्छा, मध्य प्रदेश के अंदर इसने एक और झील बनवाई थी, जिस झील का नाम था भोजपाल। कौन सी झील थी? भोजपाल सागर या भोजपाल झील का निर्माण करवाया था। इस भोजपाल को आजकल आप कहते हो भोपाल। क्या कहते हो? तो ये नाम भोपाल नहीं है, ये नाम क्या है वास्तव में? भोजपाल। जय हट गया बीच में। भोजपाल 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 कहते कहते लोगों ने जय हटा दिया, तो आजकल इसका नाम क्या बना दिया आपने?
बाकी ये भोपाल नहीं है, एग्जैक्टली इसका नाम क्या है? भोजपाल, क्योंकि राजा भोज ने बसाया था। किसने बसाया था? राजा भोज यहाँ के लोगों को पालता है, इसलिए भोजपाल है। जगह का नाम क्या था? तो जिस दिन मध्य प्रदेश में योगी आदित्यनाथ टाइप का सीएम बन गया, उस दिन भोपाल का नाम बदल के क्या हो जाएगा? बीच में मांग थी कि भोपाल का नाम भोपाल है ही नहीं, तो भोपाल क्यों बोला जाता है? इसका नाम वास्तव में क्या है? भोजपाल, क्योंकि कौन बसा के गया था? राजा। भाई बात समझो, लिखो। इसने भोजपाल झील का निर्माण भी करवाया था, कोष्टक में भोपाल लिख लेना ताकि याद रहेगा। इसने भोजपाल झील का निर्माण भी करवाया था। He also built Lake भोजपाल। इसने भोजपाल झील का निर्माण भी करवाया था। He also built Lake भोजपाल। कौन सी झील का निर्माण करवाया? बहुत शानदार राइटर हुआ था, तो लिखो पुस्तकें। भोज, इसकी पुस्तकें लिख लो, भोज की पुस्तकें। श्रृंगार मंजरी कथा। और एक लिखो कुर्म शतक। दो पक्की पक्की सी याद रखना। किताबें तो खूब सारी लिखी थी, पर बाकी वाली इतनी काम की नहीं है। भोज की पुस्तकें कौन कौन सी दो किताबें बताओ देखे? श्रृंगार मंजरी कथा और कुर्म शतक। क्या क्या नाम बताओ देखे? श्रृंगार मंजरी कथा और कुर्म। श्रृंगार मंजरी कथा संस्कृत भाषा में, कुर्म शतक प्राकृत भाषा में। पहले एक भाषा चला करती थी, कौन सी थी? प्राकृत। तो ये तो प्राकृत के अंदर है, और ऊपर वाली है बुक, ये कौन सी भाषा के अंदर है? संस्कृत। लिख लो कोष्टक में, संस्कृत और प्राकृत। श्रृंगार मंजरी कथा तो कौन सी भाषा में? संस्कृत में। और कुर्म शतक कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। राजधानी हुआ करती धारा नगरी। राजधानी कौन सी थी? और इस धारा नगरी के अंदर इस बंदे ने एक संस्कृत पाठशाला बनवाई। क्या बनवाई? और संस्कृत पाठशालाओं के नाम वही हुआ करते थे जो अजमेर वाली का था, सरस्वती कंठाभरण। क्या नाम था? तो सरस्वती कंठाभरण तो कहां पे थी? अपने अजमेर। और अपने वाली तो कौन बनवा रहा था? विग्रह चतुर्थ। किसने बनवाई थी? और धारा नगरी के अंदर ये कौन बनवा रहा है आपकी? भोज। कौन बनवा रहा है? भोज परमार बनवा रहा है। कहां पे बनवा रहा है? धारा नगरी। धारा नगरी उनकी क्या हुआ करती? राजधानी। देख लो, अपनी राजधानी धारा नगरी में, इन हिज कैपिटल धारा नगरी, अपनी राजधानी धारा नगरी में, इन हिज कैपिटल धारा नगरी, अपनी राजधानी धारा नगरी में, इन हिज कैपिटल धारा नगरी, इसने सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। He set up a संस्कृत स्कूल named सरस्वती कंठाभरण। इसने सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। He set up a संस्कृत स्कूल named सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। कौन सी पाठशाला बनाई थी? तो पहले प्राचीन काल में अपने शिक्षा का खूब विकास हुआ। देख लो, अजमेर में राजा है तो वो क्या बनवा रहे हैं? संस्कृत की पाठशाला है। हम पढ़ रहे हैं भीनमाल हमारे किसका केंद्र हुआ करता? विद्या का। धारा नगरी के अंदर भी क्या बन रही है? संस्कृत पाठशाला। मैंने बताया था आपको कि इधर वाली जो थी अजमेर वाली, कुतुबुद्दीन ऐबक तोड़ गया। वो आपके भीनमाल वाले सारे के सारे सेंटर बाद में तुर्कों ने तोड़ दिए थे। मैंने बताया था जालोर वाली जो अलाई मस्जिद है, ये भी पहले संस्कृत पाठशाला वक्त तुर्क तोड़ गए, इसको भी तुर्क तोड़ गए। और इसके भी बाद में मस्जिद बना दी थी, इसका नाम है कमाल मौला मस्जिद। क्या बोलते हैं आजकल उसको? क्या बोलते हैं? और कमाल मौला मस्जिद वास्तव में पहले क्या हुआ करती थी? एक संस्कृत पाठशाला। और तब इसका नाम क्या हुआ करता था? सरस्वती कंठा। लाइन चेंज करके लिखो, कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन तुर्कों ने इस पाठशाला को तोड़ दिया। टर्क्स डिमोलिश्ड दिस मॉस्क, सॉरी दिस स्कूल। तुर्कों ने इस पाठशाला को तोड़ दिया। टर्क डिमोलिश्ड दिस स्कूल। तुर्कों ने इस पाठशाला को तोड़ दिया। टर्क्स डिमोलिश्ड दिस स्कूल, तथा इसे कमाल मौला मस्जिद में बदल दिया। चेंज्ड इट इन कमाल मौला मॉस्क, तथा इसे कमाल मौला मस्जिद में बदल दिया। चेंज्ड इट इन कमाल मौला मॉस्क, तथा इसे कमाल मौला मस्जिद में बदल दिया। एंड चेंज्ड इट इन कमाल मौला मॉस्क। किसके अंदर बदल दिया?
कमाल मौला मस्जिद में बदल दिया, चेंज इट इन कमाल मौला मॉस्क। ठीक है। अच्छा फिर याद करो, सरस्वती कंठाभरण जो अजमेर वाली पाठशाला थी उसकी दीवारों पे 2 नाटक लिखे हुए थे, हरकेली और ललित विग्रहराज। हरकेली किसका था? विग्रह चतुर्थ का खुद का, और ललित विग्रहराज किसका था? उसका एक दरबारी विद्वान था, सोमदेव उसका था ना। ये वाली जो संस्कृत पाठशाला है इसकी दीवारों पे लिखा हुआ था कुर्म शतक। क्या लिखा था? अभी पढ़ा हमने, देखो किसका, कौन सा नाटक है? कुर्म शतक। तो कुर्म शतक की जो लाइनें थी वो कहां पे लिखवाई गई थी? संस्कृत पाठशाला की दीवारों। लाइन चेंज करके लिखो, संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर, ऑन वॉल्स ऑफ संस्कृत स्कूल, संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर, ऑन वॉल्स ऑफ संस्कृत स्कूल, संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर, ऑन वॉल्स ऑफ संस्कृत स्कूल, कुर्म शतक की पंक्तियां लिखवाई गई थी। लाइन्स ऑफ कुर्म शतक वर एनग्रेव्ड। कुर्म शतक की पंक्तियां लिखवाई गई थी। लाइन्स ऑफ कुर्म शतक वर एनग्रेव्ड। कुर्म शतक की पंक्तियां लिखवाई गई थी। एक बात और सुनना, देखो बहुत बाद में जाके मालवा में एक राजा हुआ था अर्जुन वर्मा। एक और परमार राजा हुआ, उसका नाम क्या था? अर्जुन वर्मा के दरबार में एक विद्वान था, उसका नाम था मदन। क्या नाम था? और मदन ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था पारिजात मंजरी। बुक का नाम क्या था? पारिजात मंजरी। किसकी बुक है? किसकी बुक है? मदन किसके दरबार में रहता है? अर्जुन वर्मा कहां का राजा? मालवा। मालवा का एक परमार राजा वारिस का नाम क्या है? अर्जुन वर्मा। अर्जुन वर्मा के दरबार में कौन रहता है? मदन। मदन कौन सी बुक लिख रहा है? इस पारिजात मंजरी की लाइनें भी संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर है। तो संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर 2 लाइनें, किस किस की लाइनें? एक तो कुर्म शतक की और एक पारिजात मंजरी। पर पारिजात मंजरी बहुत बाद की बुक है, वो किसने लिखी थी? मदन ने। और मदन किसके दरबार में रहता था? अर्जुन। याद रहेगी बात? लिखो, लाइन छोड़ के लिखना। इस पाठशाला की दीवारों पर, ऑन वॉल्स ऑफ दिस स्कूल, इस पाठशाला की दीवारों पर, ऑन वॉल्स ऑफ दिस स्कूल, पारिजात मंजरी की पंक्तियां भी लिखवाई गई थी। लाइन्स ऑफ पारिजात मंजरी वर ऑल्सो एनग्रेव्ड। पारिजात मंजरी की पंक्तियां भी लिखवाई गई थी। लाइन्स ऑफ पारिजात मंजरी वर ऑल्सो एनग्रेव्ड। पारिजात मंजरी की पंक्तियां भी लिखवाई गई थी। लाइन्स ऑफ पारिजात मंजरी वर ऑल्सो एनग्रेव्ड। पारिजात मंजरी की पंक्तियां भी लिखवाई गई थी। फुल स्टॉप लगा के नीचे एक लाइन लिखो, यह पुस्तक परमार राजा अर्जुन वर्मा के दरबारी विद्वान मदन ने लिखी थी। यह पुस्तक परमार राजा अर्जुन वर्मा के दरबारी विद्वान मदन ने लिखी थी। दिस बुक वॉज रिटन बाई मदन, कोर्ट स्कॉलर ऑफ परमार किंग अर्जुन वर्मा। दिस बुक वॉज रिटन बाई मदन, कोर्ट स्कॉलर ऑफ परमार किंग अर्जुन वर्मा। यह पुस्तक परमार राजा अर्जुन वर्मा के दरबारी विद्वान मदन ने लिखी थी। यह पुस्तक अर्जुन वर्मा के दरबारी विद्वान मदन ने लिखी थी। अर्जुन वर्मा के दरबारी विद्वान कौन से ने लिखी थी? मदन। मदन ने लिखी थी। ये नीचे वाली जानकारी बॉक्स में बंद कर दो, पारिजात मंजरी वाली अलग से दिखे। भाई भोज के टाइम की घटना नहीं है, बाद की बात है, पर विद्यालय की बात आई तो हमने यहां पे लिख ली। पारिजात मंजरी वाली जितनी भी बातें हैं इनको अलग से बॉक्स में बंद कर दो। तो कौन कौन सी 2 किताबों की पंक्तियां लिखी हुई इसकी दीवारों पर? एक तो आपके कुर्म शतक और एक आपके पारिजात मंजरी। कुर्म शतक तो खुद किसका लिखा हुआ है? भोज का। और पारिजात मंजरी किसकी लिखी है? मदन। और मदन बहुत बाद में जाके परमार में एक राजा हुआ था अर्जुन वर्मा, और उसका क्या हुआ करता था? दरबारी विद्वान। ये हम मालवा के परमार पढ़ रहे हैं। कहां के परमार पढ़ रहे हैं? मालवा मध्य प्रदेश में आता है। मालवा कहां था? पर किसी टाइम में अपने राजस्थान का पार्ट हुआ करता था, राजस्थान का पार्ट माना जाता था मालवा, तो अपने यहां पर पढ़ लेते हैं। पर फिर भी अपने ज्यादा राजा नहीं पढ़ते, क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में। तो एमपी जीके तो हमने 2 राजा पढ़े बेसिकली इसमें, देखो मुंज और भोज। बाकी 2 तो कनेक्टिंग है, जोड़ने के लिए पढ़ने पड़ते हैं आपको कि पहला कौन था, बड़ा कौन था। तो अपने उपेंद्र राज पढ़ते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उसका बेटा डंबर सिंह कहां गया था? अपने वागड़। 2 राजा अपने पढ़ रहे हैं, एक तो पढ़ रहे हैं मुंज और एक कौन सा पढ़ रहे हैं? भोज, क्योंकि इनके अपने चित्तौड़ में कुछ ना कुछ करवाया हुआ है। मुंज अपना आहड़ तोड़ के जाता है, चित्तौड़ पे कब्जा करता है, और भोज जो है वो आपके चित्तौड़ के अंदर आपका त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाता है, और इधर जो आपके भोज सर क्या बनवाता है? झील बनवाता है। बाकी अपने मालवा वाले परमार राजा
नहीं पढ़नी, क्योंकि वो एमपी जी के अपने राजस्थान जीके के अंदर नहीं तो कोई पूछेगा नहीं होगा। पर ये दो राजा याद रखना, कौन कौन से, मुंज और कौन सा, भोज। आगे लिखो वागड़ के परमार, वागड़ के परमार, परमार ऑफ वागड़। वागड़ के परमार, वागड़ मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वागड़ का मतलब क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को संयुक्त रूप से अपने क्या बोला करते थे, वागड़। अच्छा, वागड़ के परमारों की राजधानी हुआ करती थी अर्थुणा। राजधानी कौन सी थी, बांसवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है, जगह का नाम क्या है, अर्थुणा। किसकी राजधानी, लिख लो, राजधानी अर्थुणा, कैपिटल अर्थुणा। अर्थुणा कहां पड़ता है, बांसवाड़ा। लिखो डंबर सिंह, जो संस्थापक यही था, इसका तो पढ़ना ही पड़ेगा। डंबर सिंह, क्या नाम बंदे का, लिखो डंबर सिंह के बारे में लिखो। इसने वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी। एस्टैब्लिश्ड परमार स्टेट इन वागड़। इसने वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी। भाई वागड़ में परमारों का राजा तो यही बना पहला। इसने वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी। ही एस्टैब्लिश्ड वागड़ स्टेट इन, सॉरी, परमार स्टेट इन वागड़। इसने वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी। ही एस्टैब्लिश्ड परमार स्टेट इन वागड़। अगला एक राजा लिखो मंडलिक। हो गया बस, और लिखो इसके बारे में, अब नाम ही डंबर सिंह है, क्या लिखोगे। अगला लिखो मंडलिक। मतलब जब तक किसी राजा के बारे में 10 लाइनें नहीं लिखवाए आपको फील नहीं आता। अब राजीव आगरो ठीक है, कम कम लाइन है, कम याद करना पड़ेगा। अगला कौन है, वही बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है पाणाहेड़ा। कौन सी जगह, और पाणाहेड़ा के अंदर इसने एक शिव जी का मंदिर बनवाया। मंडलिक ने बनवाया, इसलिए मंदिर का नाम हो गया मंडलेश्वर। क्या नाम हो गया, कहां पे, पाणाहेड़ा में। कौन सा मंदिर बनवाया, मंडलेश्वर। किसने बनवाया, लिख लो, पाणाहेड़ा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट मंडलेश्वर टेम्पल एट पाणाहेड़ा, ये बांसवाड़ा में जगह। पाणाहेड़ा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट मंडलेश्वर टेम्पल एट पाणाहेड़ा। पाणाहेड़ा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट मंडलेश्वर टेम्पल एट पाणाहेड़ा। अगला राजा लिखो चामुंडराय। चामुंडराय, ये इसका बेटा ही था। इसने कहा यार डैडी ने जब मंडलेश्वर बनाया तो मैं भी मंडलेश्वर बनाऊंगा, तू कहां बनाएगा, तो उसने कहा राजधानी में बनवा देते हैं। तो उसने अर्थुणा में कौन सा मंदिर बनवा दिया था, मंडलेश्वर, लिख लो। इसने अर्थुणा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट मंडलेश्वर टेम्पल एट अर्थुणा। अर्थुणा राजधानी थी, इसने अर्थुणा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट मंडलेश्वर टेम्पल एट अर्थुणा। अर्थुणा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट मंडलेश्वर टेम्पल एट अर्थुणा। अर्थुणा में मंडलेश्वर मंदिर का, ये वागड़ वाले परिमार। बोलो थैंक यू वागड़ के परिमार, है ना। और जालोर और किराड़ू वाले पढ़ने नहीं। कौन से नहीं पढ़ने, कि उन्होंने कोई ढंग के ज्यादा काम किए तो होंगे, पर उनके बारे में अपने पास जानकारियां नहीं। जो जितने पुराने राजवंश हो गए उनके पास जानकारी होगा उतना ही, क्या अपने पास में अभाव, बहुत जल्द जल्दी खत्म हो गए। बस याद रखना है। कोई सिंपल पूछेगा कि जालोर और किराड़ू में कौन से राजवंश हुआ करते, तो कौन से थे, परमार। कौन से राजवंश थे, फिर किराड़ू के तो मंदिर पढ़ेंगे अलग से, किराड़ू के मंदिर पढ़ेंगे तब कई राजाओं के नाम वहां पे पढ़ लेंगे। जालोर वाले परमारों की एक लाइन तो अपने पढ़ते ही है कि कीर्तिपाल कुंतपाल परमार को हराकर ही वहां कब्जा करता है, पढ़ते ना आपने। बस इतनी बात और कुछ ही नहीं। नया हेडिंग डालो, प्रतिहार वंश का इतिहास। प्रतिहार वंश का इतिहास।
प्रतिहार वंश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। हिस्ट्री ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, ये अग्निकुंड वाली है चार, है ना, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार, जिनमें चालुक्य अपने हिस्ट्री में लगते नहीं क्योंकि वो कहां पर चले गए थे, गुजरात। तीन लगते हैं अपने, चौहान, परमार, प्रतिहार। चौहान पढ़ लिए, परमार पढ़ लिए, अभी अपने कौन सा पढ़ लेंगे, सुन्नाल। प्रतिहारों की बेसिकली राजस्थान में दो रियासतें थी, ये छोटी मोटी दौर मिल जाएगी, पर जो बड़ी रियासतें हुई थी दो हुई थी। एक थी मंडोर, एक कौन सी थी, सुनना बात है, एक थी बीनमाल। कौन कौन सी दो थी, मंडोर और बीनमाल, दो हुआ करते। भीनमाल वाले प्रतिहार बाद में भीनमाल छोड़ के चले गए थे यूपी में एक जगह पड़ती है कन्नौज। कहां पे चले गए थे, कन्नौज। तो भीनमाल वाले ट्रांसफर हो के बाद में कहां चले जाते हैं, आगे आगे आपके कन्नौज चले जाते हैं। इसलिए इन कन्नौज वाले प्रतिहारों को तो हम पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में, कहां पढ़ते हैं, कन्नौज। यूपी में, राजस्थान में तो आता नहीं, पर इंडिया में तो आता ही है। तो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट तो कौन से प्रतिहार अपने, कन्नौज। और वहां पर अपने पढ़ते हैं कि पहले इनकी राजधानी भीनमाल हुआ करती थी, भीनमाल से ट्रांसफर हो गई, ये लोग किधर गए थे, आगे कन्नौज। अपने सिलेबस में ले देगी कौन से प्रतिहार बचे, कहां के प्रतिहार। और प्रतिहारों का मूल निवास स्थान मंडोरी है। जैसे चौहानों का मूल निवास स्थान हम कहते हैं सांबर, जैसे परमारों का मूल निवास स्थान हम कहते हैं आबू, वैसे प्रतिहारों का मूल निवास स्थान माना जाता है तो कौन सा माना जाता है, मंडोर। आई बात समझ, हेडिंग डालो, मंडोर के प्रतिहार, प्रतिहार ऑफ मंडोर। इनकी एक ही रियासत थी जिसके बारे में अपने इधर पढ़ते हैं, मंडोर के प्रतिहार। प्रतिहार ऑफ मंडोर, नीचे एक लाइन लिखो, मंडोर प्रतिहारों का उत्पत्ति स्थल था। पर इससे पहले ये कहां थे, इसके बारे में अपने पास कोई भी जानकारी नहीं। अपने पास अंतिम जानकारी ये है कि मंडोर के अंदर ये दिखाई देते हैं, मंडोर वॉज ओरिजिन प्लेस ऑफ प्रतिहार। मंडोर प्रतिहारों का उत्पत्ति स्थल था। मंडोर जोधपुर में जगह पड़ती है, मंडोर कहां पे, मंडोर प्रतिहारों का उत्पत्ति स्थल था। मंडोर वॉज ओरिजिन प्लेस ऑफ प्रतिहार, मंडोर प्रतिहारों का। जो पहले जिस बंदे का नाम मिलता है अपने को इन प्रतिहारों के अंदर, उस बंदे का नाम है हरिश्चंद्र। कौन है, लिख लो, हरिश्चंद्र। इससे पहले कौन थे उनके बारे में अपने पास में ज्यादा जानकारियां नहीं। जो जिस व्यक्ति का नाम पहली बार मिलता है, सारे प्रतिहारों ने अपने जितने अभिलेख लगवाए, उन अभिलेखों में अपना पहला जो बंदा लिख रहे हैं वो कौन लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं हम हरिश्चंद्र की संतान। किसकी संतान है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिहारों का मूल पुरुष, आदि पुरुष, फर्स्ट एंसेस्टर उनका रहा होगा तो कौन रहा होगा, लिख लो। यह प्रतिहारों का मूल पुरुष था या आदि पुरुष था। आदि पुरुष मतलब पहला, आदि का मतलब क्या था, पहला। ही वॉज फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ प्रतिहार। यह प्रतिहारों का आदि पुरुष था। अभी जो मूवी आ रही है आदि पुरुष प्रभास की, प्रभास तो जानते हो, बाहुबली, तो बाहुबली वाले की मूवी आ रही है आदि पुरुष, अगस्त में एक आ जाएगी शायद, है। आदि प्रभास नहीं है, आदि पुरुष है। राम जी बने हुए उसके अंदर, भगवान राम का रोल है, शायद सैफ अली खान रावण है, ऐसा सा कुछ रोल है शायद उसमें। तो क्या है प्रतिहारों का आदि, ही वॉज फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ प्रतिहार। अच्छा, प्रतिहारों के जितने अभिलेख मिले हैं उसके अंदर हरिश्चंद्र को ब्राह्मण कहा गया। क्या कहा गया, फिर मैंने बताया था कि ये लफड़ा वो है कि चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बता दिया गया, मेवाड़ वाले जो गोहिल थे उनको नागर नामक ब्राह्मण की संतान बता दिया गया, और यहां पर इस हरिश्चंद्र को भी क्या बताया गया, ब्राह्मण। इसका मतलब है इंटेलिजेंट। इसका मतलब क्या है, क्योंकि उन अभिलेखों में कहा गया कि वेदों का ज्ञाता था। किसका ज्ञाता था, और अभी भी कोई आदमी ज्यादा पढ़ा हुआ हो तो लोग कहते पंडित है यार, है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआन पंडित बयाना कोई, है कि भाई पोथियां पढ़ पढ़ के लोग मर गए लेकिन पंडित तो कोई भी नहीं बना। इसका मतलब पंडित का मतलब ज्ञानी, पंडित का मतलब ज्ञानी। तो फिर वो गांव वाले अपने कहते हैं कि ज्ञान किताबें पढ़ने से नहीं आता, तो ठोकर खाने से आता है। तो किताबों का ही नहीं कहते, वो कहते हैं कि ज्ञान बादाम खाने से नहीं आता, तो क्या खाने से आता है, कि ठोकर खाने। तो सुबह शाम क्या खाया करो, क्या मिलेगा आपको, ज्ञान। लिखो प्रतिहार अभिलेखों में, इन प्रतिहार इंस्क्रिप्शंस, प्रतिहार अभिलेखों में इन प्रतिहार इंस्क्रिप्शंस, प्रतिहार अभिलेखों में इन प्रतिहार इंस्क्रिप्शन, इसे ब्राह्मण कहा गया है। ही इज रेफर्ड एज ब्राह्मण, इसे ब्राह्मण कहा गया है, ही इज रेफर्ड एज ब्राह्मण।
क्या कहा गया इसे? ब्राह्मण बताया गया कि ब्राह्मण था। यह वेदों का ज्ञाता था। ही वॉज स्कॉलर ऑफ वेदाज। यह वेदों का ज्ञाता था। ही वॉज स्कॉलर ऑफ वेदाज। यह वेदों का ज्ञाता था। ही वॉज स्कॉलर ऑफ वेदाज। उपाधि लिखो। रोहलिद्धि टाइटल। मैं बता दूंगा क्या अर्थ होता है, एक बार आप लिखो। उपाधि रोहलिद्धि। उपाधि क्या? रोहलिद्धि का मतलब होता है योग करने वाला बंदा, योग में निपुण। आत्म प्रभा पढ़ा था हमने। तो उधर चौहानों की एक रानी योगा करती थी, कौन थी? आत्म प्रभा। प्रतिहारों में राजा ही योगा कर रहा है, कौन कर रहा है? हरिश्चंद्र। तो उसको उपाधि क्या पड़ गई? रोहलिद्धि। रोहलिद्धि का मतलब क्या होता है? लिख लो कोष्टक में, योग में निपुण, एक्सपर्ट इन योगा। एक्सपर्ट इन योगा। क्या किया करता था? योगा किया करता था। इसके 4 बेटे थे। एक बेटे का नाम था रज्जिल। क्या नाम था? एक बेटे का नाम था भोग भट्ट। एक बेटे का नाम था कक। एक बेटे का नाम था दद्द। क्या क्या नाम बताओ देखे? रजिल, भोग भट्ट, कक और दो तो याद हो जाएंगे, कक और दद। कैर दे याद करने आगे दद। नहीं होता कि टापरों बच्चे का नाम क्या रखें, तो पूछते हैं बच्चे का नाम किस अक्षर पे आया, तो कहते भाई एन पे आया, एस पे आया, पी पे आया, के पे आया। तो मुझे लगता है इसको कहा होगा के पे आया, इसने रख दो क्या क्या क्या, तो नाम क्या हो गया? कक। एक का नाम क्या हो गया? दद। ये तो मुझे लगता है इसका भी रज ही रख रहा था, और उसने कहा रज क्या होता है, थोड़ा मैं अच्छा नाम रखूंगा। जिसने क्या रख लिया? रज। ले देखिए एक ही टाबर का ढंग का नाम रखा था इसने, भोग भट्ट। क्या नाम था? तो 4 बेटे थे, इनके नाम क्या क्या बताओ देखे? रज्जिल। अभिलेख ये कहते हैं कि हरिश्चंद्र के 4 पुत्रों रज्जिल, भोग भट्ट, कक तथा दद ने मिलकर मंडोर को जीता। तो मिलकर क्या जीता? किससे जीता कोई जानकारी हमारे पास में नहीं। मंडोर को जीता तथा यहां पर परकोटे का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? परकोटा जानते हो? 4 दीवारी क्या बनवाई? 4। तो हरिश्चंद्र के बेटों ने मंडोर को जीता तथा परकोटे का निर्माण करवाया। हरिश्चंद्र के बेटे कौन कौन थे? पहले को हरिश्चंद्र के पुत्र, सन्स ऑफ हरिश्चंद्र। फिर लिख लेंगे अपने वो लाइन, ताकि इजी रहेगी लाइन। बेटों के नाम लिखो इनके, प्यारे प्यारे से नाम है इनके। इनको इंग्लिश में लिखे? वेरी गुड। ये सारे पूछा करो आप मेरे से ऐसे, मैं राजी होता हूं ऐसी इंग्लिश जब आप पूछते हो, क्योंकि ये मेरे को आती है। आपको ऐसा पूछ लो जो नहीं है, बेइज्जती हो जाए फालतू में। हाँ नीचे वाले 2 ये टफ है, कक और दद थोड़े। हाँ ये वाले लिख लो आप, कक्का एंड दद्दा। इंग्लिश वालों के ये हो जाएंगे आप। इंग्लिश वालों को ये काम ठीक है ना, रामा कृष्णा ऐसे क्यों बोलते हैं इंग्लिश वाले? हाँ योगा, योग को कहेंगे योगा, रामा कृष्णा। फिर कमल को तो कमला नहीं कहते, ऐसे ही बोलते हो। यदि ए लगा लगा के बोलने तो कमल को कमला बोला जाना चाहिए। ये कौन कौन है नाम बताओ देखे? रज्जिल, भोग भट्ट, कक और लिखो। देखो हरिश्चंद्र के पुत्रों ने मंडोर को जीता। सन्स ऑफ हरिश्चंद्र कैप्चर्ड मंडोर। हरिश्चंद्र के पुत्रों ने मंडोर को जीता। सन्स ऑफ हरिश्चंद्र, बेटों का नाम लिख लिया अपने ऊपर क्या? हरिश्चंद्र के पुत्रों ने मंडोर को जीता, कैप्चर्ड मंडोर। सन्स ऑफ हरिश्चंद्र कैप्चर्ड मंडोर तथा यहां पर परकोटे का निर्माण करवाया। एंड बिल्ट ए रैम्पार्ट हियर, तथा यहां पर परकोटे का निर्माण करवाया। एंड बिल्ट ए रैम्पार्ट हियर, तथा यहां पर परकोटे का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? परकोटे। इसमें ना जो मैंने एक लाइन लिखवाई, प्रतिहार अभिलेखों में हरिश्चंद्र को क्या बताया गया? ब्राह्मण। उसके स्टार लगाओ। मैंने आज तक मंडोर के प्रतिहारों के 2 ही सवाल देखे
बार बार रिपीट होते हैं। उनमें से एक सवाल ये, एक अभी मैं आगे और बता दूंगा। बार बार वो घुमा फिर आगे पूछते हैं, प्रतिहार अभिलेखों में हरिश्चंद्र को क्या बताया गया है? ब्राह्मण। क्या बताया गया? या कौन से प्रतिहार राजा को ब्राह्मण बताया गया है? कौन है? हरिश्चंद्र। याद रहेगी बात? राजा लिख लो। पहला जो राजा इनके वो है रज्जिल। भाई हरिश्चंद्र तो राजा था नहीं, कौन था, कहां से आया था, इसके बारे में अपने पास में कोई भी जानकारी नहीं है। अभिलेख जब भी प्रतिहारों को शुरू करता है तो यहां से शुरू करता है कि हरिश्चंद्र ब्राह्मण था, उसके 4 बेटे थे, उन 4 बेटों ने मिलकर ये इलाका यहां पे जीत लिया और यहां पे किसका निर्माण करवा दिया? परकोटे का। हरिश्चंद्र के बारे में लिखता है वो ज्ञानी आदमी था, उसे वेद आते थे तथा उसे रोहलिद्दी कहते थे। हमारे इतिहासकार कहते हैं रोहलिद्दी का मतलब क्या होता है? योग, योगा करने वाला। जो योगा में एक्सपर्ट होता था उनको क्या बोला करते थे? रोहल। तो राजा जो पहला बना है प्रतिहारों के अंदर जाके, वो कौन बना था? रजिल। इसका मतलब हो सकता है कि 3 भाई लड़ाई में काम आ गए हो। रजिल राजा बन रहा है, बाकी तीनों भाइयों के बारे में जानकारी अपने पास में नहीं है। इसका मतलब हो सकता है मंडोर वाली लड़ाई के अंदर 3 भाई मर गए और उसके अंदर बचा कौन? रजिल। तो बाद में मंडोर का राजा कौन बना? रजिल। तो मंडोर के राजाओं की वंशावली या मंडोर के प्रतिहार राजाओं की वंशावली यदि कहीं से शुरू होती है तो कहां से होती है? उससे पहले वाले तो राजा थे ही नहीं। मंडोर में जो पहला राजा बना कौन बना है? रजिल। लिख लो। यहां से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है। फ्रॉम ईयर जीनियोलॉजी ऑफ प्रतिहार ऑफ मंडोर वॉज स्टार्टेड। यहां से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है। फ्रॉम हियर जीनियोलॉजी ऑफ प्रतिहार ऑफ मंडोर वॉज स्टार्टेड। जीनियोलॉजी ऑफ प्रतिहार ऑफ मंडोर वॉज स्टार्टेड। यहां से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है। किसकी वंशावली प्रारंभ होती है? मंडोर। बस एक ही बात याद रखनी और कुछ नहीं। भाई पहला ये राजा बना था। अगला राजा लिखो नरभट्ट। अगला राजा कौन है? नरभट्ट। क्या नाम राजा का? नरभट्ट। ये कोई खूंखारी आदमी हुआ भाई साहब, इन्होंने खूब सारे लोगों को हराया, इधर उधर जिसको जी में आता उसको पटक दिया करता, उनको पीड़ता। तो इतिहासकारों ने भगवान जाने इसको ऐसी उपाधि क्यों दी। इसकी उपाधि है पहला पहली। लिख लो उपाधि। कूटता इधर उधर लोग। लिखो, लिखना ही पड़ेगा, क्या इलाज। लिखो उपाधि, टाइटल। कौन से प्रतिहार राजा को पहला पहली कहा गया? कूटा हुआ पकड़ पकड़ के इसने। तो क्या कभी एक चीज नोटिस किया करो, अपने टिपिकल राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान के जो अपने लोग हैं, जब भी बीच में है आता ये बोला नहीं जाता अपने से, कभी बोलते ही नहीं अपन, है ना। आपने कभी नहीं कहते पहला दूसरा, अपने कहते पहलो दूसरो, ऐसे बोलते। या हिंदी भी बोलेंगे तो पहला नहीं बोलेंगे, पहला दूसरा, मतलब है बोलते हैं पर वो इतना प्रोनाउंस जल्दी करते हैं कि अंदर ही खा जाते हैं, है ना। तो अपने राजस्थानी में लिखते भी ऐसे नहीं थे अपने, जब बोलते क्या पहला, पहला भी नहीं बोलते, तो इसको लिखते भी ऐसे थे अपने। ये है खजाया करते थे ना, इस है के लिए एस्ट्रोपी लगाया करते। तो जब ये एस्ट्रोपी लगी हुई हो कहीं पर, इसका मतलब है यहां पर क्या है। आप कभी नहीं कहते कि मेरे पापा शहर गए हैं, शेर, शेर गया, शेर। क्या बोलते हैं? आप कभी नहीं कहते कि मम्मी ने हाथों में मेहंदी लगाई है, मेहंदी, मेहंदी बोलते हो। आप कभी नहीं कहेंगे कि मम्मी पीहर चली गई, पीर गई, पीर, है ना। तो है बीच वाले है अपने खा जाते हैं। जहां भी कई अक्षर में राजस्थानी भाषा के अंदर है आया है, बोलने के अंदर हम उस है को बोलते नहीं, इसलिए अपने राजस्थानी में लिखते भी उसको नहीं थे, उसकी जगह लगा दिया करते, टिमकी लगा लिया करते ऊपर, है ना। अपनी राजस्थान की भाषा और मध्य प्रदेश वाला जो मालवा, इसकी भाषा सेम है। राजस्थान की भाषा और मालवा की भाषा, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मालवा अपने राजस्थान का पार्ट हुआ करता था, पार्ट था तो भाषा वहां की सेम होनी है, ऑब्वियस सी बात है। तो मालवा अपना ही था। ये तो ठीक है, आजादी के बाद जो मालवा उधर दे दिया गया, बाकी मालवा अपने मेवाड़ वाले कब्जा करके रखते थे, वागड़ वालों का कब्जा होता था, झालावाड़ का पार्ट उधर मालवा की तरफ पड़ता था, और ज्यादातर राजपूत राज्य थे। और जहां जहां ये राजपूत राज्य थे, इसको पूरे को राजपूताना बोलते। गुजरात का सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश का मालवा और अपना राजस्थान, इसको मिला के राजपूताना था। राजपूताना का मतलब राजस्थान नहीं है,
इसका मतलब आसपास की जितनी राजपूत रियासतें थी उन सबको के मिला क्या बोलते थे, राजू। तो उसमें मध्य प्रदेश का मालवा था और गुजरात का क्या आया करता था, सौराष्ट्र। तो हिसाब से ये भी अपने थे। पर आजादी के बाद में जब वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण किया तो सौराष्ट्र दे गए गुजरात को, मालवा दे गए एमपी को, और अपने पास इतना ही बचा, मूल भाग अपने पास बचा। इसलिए अपने कहते राजस्थान को पहले क्या कहा जाता था, राजपूताना। ना, राजस्थान सौराष्ट्र और मालवा को मिला के राजपूताना बोलते थे। तो मालवा की बोली और अपनी बोली में ज्यादा कोई अंतर नहीं। तो मेरे एक फ्रेंड है, वो कोई बीच में दिल्ली रहा करते कुछ दिन, तो वहां दिल्ली के अंदर वो बताए मुझे दिन कि यार वहां हमारे एमपी के कुछ लड़के दोस्त, मैं दिन बता रहा था ना वो अनुराग कश्यप वाली कहानी सुना रहा था, तो वो फ्रेंड वहां जब दिल्ली रहते तो उन्होंने बताया कि यार वहां एमपी के कुछ दोस्त और बन के भाई दिल्ली में सब जगह जगह के मिल जाए। आप यहाँ आज जयपुर आए हो तो आपको भांति भांति के जिलों के लोग हैं, अलग अलग जिलों के। और मैं शायद दिन पहले कह भी रहा था आपको, और ध्यान भी रखना प्लीज, यहां पर आपका रूममेट आपके डिस्ट्रिक्ट का नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ी बुरी सी आदत लगती है मुझे, बंदा जयपुर में आके भी अपने डिस्ट्रिक्ट का आदमी खोजता रहता है। पाली वाले का रूममेट पाली का तो मरा नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या, यहाँ पर आके तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों को सीखो कि पाली वाले का रूममेट हनुमानगढ़ होना चाहिए, गंगानगर वाले का रूममेट डूंगरपुर का होना चाहिए। तो अपने डिस्ट्रिक्ट वाले को मरे नहीं रखना। कोई आपके डिस्ट्रिक्ट वाला कहे कि मैं तेरे साथ रहूंगा, थप्पड़ मारूंगा, भाग यहाँ से, तुम्हारे से पीछा छुड़वा के तो मुश्किल से यहाँ आया हूं, यहाँ भी तुम्हारा ही चेहरा देखना पड़ेगा सुबह उठते ही। नहीं, अलग अलग प्रकार के लोग होने चाहिए। कोई आपके झालावाड़ वाला बाड़मेर वाले को दोस्त बनाए, बाड़मेर वाला किसी भरतपुर वाले को दोस्त बनाए, तब तो देखो विविधता में एकता है। वरना क्या विविधता में एकता है, फिर तो एकता ही है तुम में। अपने अपने जिले छोड़ो, लोग तहसील ढूंढते हैं, तू सोजत का है आजा। क्यों आजा, सोजत का है तो वो अपनी जगह रहे, तू तेरी जगह रहे। नहीं, ये कभी नहीं किया जाना चाहिए। तब तो नई नई बातें सीख पाओगे, नई नई कल्चर सीख पाओगे, वरना तो वही नौरी हताई है। एक जगह के जब लोग होते हैं तो वो टिपिकल टाइप की सी बातें होती है, कोई नई बात तो होती नहीं। ज्यादा से ज्यादा वहां की लोकल एरिया की पॉलिटिक्स की बात हो जाती है, लोकल एरिया के दो चार कोई फेमस लोग होते हैं उनकी बात हो जाती है, वरना आप नए लोगों के बारे में जानते। तो मैं कई बार यहां देखता हूं कि किसी बच्चे को हनुमानगढ़ के किसी नेता के बारे में पूछा जाए तो उसको कहते हैं यार पता ही नहीं है तो कौन था। किसी डूंगरपुर वाले को पाली वाले के बारे में पूछा जाए तो वो नहीं जानता। किसी जैसलमेर वाले को भरतपुर वाले के बारे में पूछा जाए तो वो नहीं जानता। भरतपुर वालों को यह लगता है कि जयपुर से आगे अलग देश है, इधर वालों को यह लगता है कि जयपुर से आगे इधर अलग देश पड़ता है। कारण कि हम में आपस में किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन ये होना चाहिए, बहुत बुरी सी बात है। तो ये मैं जब यहाँ शुरू में आया था तो मैंने ये खूब सीखा कि मैं जब बीकानेर पढ़ा करता था तब मेरे साथ खूब सारे गंगानगर के लड़के रहते, गंगानगर हनुमानगढ़ के टच करता था तो गंगानगर हनुमानगढ़ वाले वहां पे पढ़ने के लिए आते, वो मेरे रूममेट रहे खूब। मैं हालांकि बीकानेर में भी जिस तहसील से बिलोंग करता था वो गंगानगर की टच करती हुई तहसील पड़ती थी हमारे, इसलिए पंजाबी का प्रभाव था हमारे उधर। तो हमारे 10th में सब्जेक्ट ही पंजाबी हुआ करता, लेकिन फिर भी, और आसपास के पड़ोसी भी पंजाबी थे, इसलिए मैं पंजाबी बोलना लिखना शुरू से सीख गया था। पर वो जब गंगानगर और मानगढ़ वाले मेरे साथ में रहे तो हम पंजाबी को और ज्यादा अच्छे से सीखा। उनसे बोलना ही वही पड़ता कि उनकी टिप, वो उनकी लैंग्वेज के अंदर हिंदी भी बोलते तो उसके अंदर ज्यादातर शब्द उनके आ जाते, शब्द आते, धीरे 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 आप पकड़ने लगते हो शब्दों को। फिर हम बीकानेर वाली जो मारवाड़ी बोलते हो, थोड़ी मारवाड़ी अलग थी, वो जो मारवाड़ी बोलते हो बागड़ी बोलते, वो बागड़ी पंजाबी टच वाली बागड़ी आया करती, उन वाले शब्द पकड़ने सीखे। मैं जब यहाँ जयपुर में रहने के लिए आया तो ज्यादातर रूममेट मिले जो पश्चिमी राजस्थान के मिले। मैं उधर उत्तरी राजस्थान का गंगानगर मानगढ़ वाले बेल्ट से, इधर टिपिकल एकदम कोई बाड़मेर जैसलमेर वाले मिले तो उनकी भाषा सीखे। फिर दो चार कोई मेवाड़ी मिले, अशान कशान वैसे सीखे। मेवाड़ी यूं अपने बोलते यहाँ क्या करे तो मेवाड़ी बोलेंगे बाद में अशान कशान है तो अशान कशान सीखे। तो कम से कम 4 वर्ड तो सीखते हो, 4 नेताओं के बारे में तो सीखते हो। तो मैं चुनावों के टाइम तो मेरा ये रहता है कि राजस्थान की 200 विधानसभा है, मैं 200 के 200 में जानता हूं कि कौन एमएलए जीता है, सामने कौन है। आपस में बात करते करते हो जाते यार, तुम्हारे वहां से कौन लड़ रहा है, तुम्हारे वहां से कौन लड़ रहा है, कोई अपनी बात बताता है, इधर उधर की बातें। तो 200 के बारे में जानते हैं। और उन दिनों में अखबार में थोड़ा बहुत और पढ़ लो तो आप खुले हुए रहते हो दिमाग से। तो अभी भी कोई स्टूडेंट मुझे कई बार मिलता है सर मैं वहां का हूं, तो अभी मेरे को एक दिन कौन थोड़े दिन पहले स्टूडेंट कि सर मैं डूंगरपुर से हूं। डूंगरपुर में कहां से, सागवाड़ा, कनकमल कटारा। हाँ, कनकमल कटारा वहां के बड़े नेता हुए। तो अब आपका सुना हुआ है तो आप बोल सकते हो। और फिर किसी भी आदमी से यदि आप मिलते हो और उस आदमी के वहां के बारे में एक बात भी जानते हो, अगला बंदा आपसे जुड़ाव महसूस करता है और अगले बंदे को लगता है ये मेरे बारे में कम से कम जानता तो है। वरना आप पूछते हो डूंगरपुर राजस्थान में आता है क्या, उधर बाहर तो नहीं है कहीं, तुम्हें इधर क्यों मिलाया। भरतपुर वालों तुम्हारी बोली तो मिलती नहीं है, तुम यूपी में क्यों नहीं मिल गए, तुम हमारे इधर क्यों आ गए। भरतपुर वालों खुद को भी लगता है कि हमें इधर क्यों मिला दिया, हमें यूपी में क्यों नहीं मिला दिया था। हम आपस में मिलेंगे तब विविधता में एकता स्थापित होगी, वरना तो एकता 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 ही है, विविधता नाम की कोई भी चीज नहीं। तो भारत में एक बड़ा ढकोसला है कि हम कहते हैं विविधता में एकता रचते हैं, जबकि भारत में कहीं विविधता में एकता नहीं।
सारे अपने अपने को वहां पे पकड़ के बैठे रहते हैं एकदम। हम दिल्ली रहते तब मैं देखा करता था कि हम राजस्थान, हम में भी कहीं ना कहीं थी, राजस्थान वाले थे तो राजस्थान वाले बंदे दोस्त बनते, या कोई हरियाणा पंजाब टाइप वाले बन जाया करते थे। साउथ इंडियन कोई दोस्त नहीं होना चाहिए ना, 4 तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम के भी आपके दोस्त हो, है ना, वणकम भी करें किसी से सुबह सुबह उठ के। वो बेचारे उधर वो मिची मिची आंखों वाले थे उधर वाले, तो वो तो अपनी तरफ देखते ही नहीं थे, उन्हें लगता अपनी आंखें छोटी इनकी आंखें बड़ी, तो अपने से तो उनकी आंखें 4 भी नहीं हो सकती, तो अपने अलग रहते हैं, अपने अपने अलग रहा करते। गलत है भाई, 2-4 कोई मेघालय नागालैंड के भी दोस्त हो तो अपने को पता चले यार उनकी कल्चर भी कैसी है। इसलिए आपको सौगन है यदि अपने डिस्ट्रिक्ट के रूममेट के साथ रह गए तो है पीजी में। हाँ पीजी वाले हनुमानगढ़ गया, तू कहां का है, तो पीजी खाली कर, आज ही पीजी को उसको लात मार दे जाके, नहीं इस पीजी से मेरा कोई भी लेना देना, और तू अखबार में विज्ञापन देगी डूंगरपुर का कोई पीजी हो तो बताया जाए, मैं उस पीजी में रहना पसंद करूंगा। अरे यार अलग अलग संस्कृतियां पता चलनी चाहिए, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो वो मेरे मित्र बताए कि यार ये मालवा वालों की भाषा अपने जैसी है, तो कि हम वहां दिल्ली में कुछ फ्रेंड बन गए, अच्छे सारे नॉर्थ इंडियन, यूपी के, बिहार के, एमपी के, हम राजस्थान के, हरियाणा के, और हमने 15-20 लोगों का ग्रुप बना और कहा अपने सेल्फ स्टडी करते हैं, लाइब्रेरी जाते, लाइब्रेरी में चाय की थड़ी पर बैठे बैठे दोस्त बन गया, तू आईएएस करता, तू आईएएस करता, तो अपने यार सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। पेपर नजदीक आया हुआ था, तो क्या करेंगे, तो कहा अपने कोई एक टॉपिक बांट लेते हैं और अलग अलग जने अलग अलग टॉपिक तैयार करके आ जाएंगे। 15 लोग हो तो कितने टॉपिक तैयार करके आ गए, 15, पढ़ा हुआ सबका है, अब अपने क्या करना है, रिवीजन, तो सारे तैयार करके आएंगे, फिर 2 घंटे अपने एक साथ बैठेंगे, प्रत्येक बंदा अपना अपना टॉपिक समझा देगा, तो बाकियों को भी वो टॉपिक समझ में आ जाएगा, घर पे जाके जब वो टॉपिक पढ़ेगा तो पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाएगा। यही होता है, पढ़ना तो पड़ेगा, मरिया बिना स्वर्ग को नहीं, लेकिन थोड़ा टॉपिक क्या हो जाता है, इजी। भाई ये जो मैं चीज आपको लिखवा रहा हूं इसमें क्या है, कोई आर्किमिडीज का सिद्धांत थोड़ी है, आप खुद भी पढ़ सकते हो ना, पर मेरे से सुन के चले जाते हो तो आपके लिए पढ़ना थोड़ा सा इजी हो जाता है, इतनी बात है। तो यार ऐसे कर लेते हैं, तो क्या ठीक है, तो क्या हम जाके बैठे, उस दिन कोई फंडामेंटल राइट्स और पॉलिटी का डिस्कशन था गया हमारा, तो हमने जाते पहले कहा कि हाँ भाई कौन कौन क्या क्या टॉपिक तैयार करके आए, तो एक मालवा का बंदा था और उस मालवा के बंदे ने कहा कि मेरे फंडामेंटल राइट्स तैयार है पूरे। तो सुना भाई फंडामेंटल राइट सुना, तो वो अमूल अधिकार सुना है, तो कहे कि पहला अधिकार ये, दूसरा अधिकार ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो उसने सुना दिया, हमने सबने सुन लिए। फिर कहा और क्या सुनाएगा, तो उसने कहा फंडामेंटल ड्यूटीज भी मेरे तैयार है, तो वो सुना दे। उसने कहा पहला कर्तव्य ये, दूसरा कर्तव्य ये, तो वहां एक यूपी वाला बंदा बैठा था, उसने कहा भैया तनिक रुकिए, कब से आप कह रहे हैं पहला पहला, तो किसने किसको पहला, तनिक अभी आप बोले पहला अधिकार पहला कर्तव्य, तो कौन किसको पेल रहा है इतना तो बताइए। तो मैं, तो वो मेरे कह यार, तब मैंने नोटिस किया कि हाँ अपने से पहला तो बोला, अब जब मेरी बारी आई तो मैं यूं ध्यान लगा के जोर से बोलूं पहला, ताकि यार ये वापस नहीं टोक दे यूपी वाला है को, वो निकलना चाहिए अपने, तो वो की वो बात है भाई, है ना। तो अपने नर भट्ट ने कहा कि लो साहब मैं क्या हूं, मैं बताता हूं तुम्हें। अगला लिखो नाग भट्ट, उपाधि उपाधि उसकी बस, यार इतनी बड़ी उपाधि बता दी, और क्या चाहिए इस आदमी, इस आदमी में और ढूंढना आपको कुछ। इसने कहा मेरी उपाधि पढ़ लोगे उसके बाद तुम्हारा कुछ भी पढ़ने का जी नहीं करे, ये खूब है। अगला कौन है, नाग। अच्छा मंडोर के प्रतिहारों की राजधानी कौन सी होगी, मंडोर, इसको लगा यार मंडोर में मन नहीं लग रहा, तो ये राजधानी चेंज करता है, राजधानी चेंज कर देता मेड़ता, कहां ले जाता है, नागौर में जगह पड़ती है, तो इसने राजधानी को कहां ले गया आपने, लिख लो, यह राजधानी को मंडोर से मेड़ता ले गया, he shifted his capital from Mandor to Medta। चलो हाँ, किसका कमेंट, क्या नाम है इनका, है हाँ, तो विक्रम जी अपने ऑनलाइन स्टूडेंट, वो कह रहे हैं ये अलग अलग कल्चर होगी, इंटरव्यू में क्या फर्क पड़ेगा, अच्छा पड़ता है। किसी बंदे को जब आप बताते हो कि आप वर्सेटाइल हो, आप 4 चीजें जानते हो, तो बंदा इंप्रेस होता है कि कहता है कि इतनी चीजें क्यों सीख के, इंप्रेस ही होता है कि यार कम से कम बंदा इतनी अलग अलग जगह के बारे में जानता है। और सबसे बड़ी बात है जब आप अलग अलग जगह के बारे में जानते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस जोरदार रहता है। आप जब भी बाद में किसी नए आदमी से मिलते हो, नए जगह के आदमी से मिलते हो, और उसके बाद मतलब बताओ एक बात जानो आप, ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि भाई मैं बीकानेर का हूं, और मेरे को यदि कोई जैसे डूंगरपुर का स्टूडेंट मिला, तो मुझे डूंगरपुर के बारे में जो 4 बातें आती है मैं उसके सामने
उगलना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं देख मैं भी तुम्हारे डूंगरपुर के बारे में जानता हूं। और जो बंदा ये सुनता है उसको ये अच्छा भी लगता है, उसको हमेशा अच्छा लगता है, अरे यार अपने बारे में जानता है। कोई आपसे कोई नया आदमी मिले और आप उसको बताओ कि मेरा गांव ये है, और वो गांव के आसपास के किसी आदमी के बारे में बता दे, तो भी आपको जुड़ाव महसूस होता है। वो आपके आसपास की बोली बोल ले तो ही आपको लगता है अपना है। भले ही आप व्यवहार रखो तो पता चलेगा आदमी लिचड़ है और अपना नहीं बनाया जा सकता इस आदमी को। लेकिन एक बार प्रथम दृष्टया ऐसी चीजें हमेशा अच्छी लगती है, तो ये सीखा जाना चाहिए। अलग अलग कल्चर जब सीखी हुई होती है तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप रहता है, बहुत अच्छा सा रहता है एकदम। तो ये अपनी राजधानी कहां से कहां ले गया? मंडोर से मेड़ता। लिख लो, क्या लिख लिया? ये अपनी राजधानी को मंडोर से मेड़ता ले गया। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मंडोर टू मेड़ता। तो ये मेड़ता राजधानी रखता है। इसके दो बेटे हुए, सुनना देखो नाम। एक बेटे का नाम था तात, एक बेटे का नाम था भोज। कौन कौन दो बेटे हुए? एक का नाम तात और एक का नाम क्या था? भोज। अगला राजा बनना था तात को। बड़ा बेटा कौन था? तात। तो अगला राजा कौन बनेगा? तात। पर तात को लगता था कि नहीं ये दुनिया ये महफिल अपने काम की, ये राजकाज नहीं करेंगे। तात बना सन्यासी। तात क्या बना? उसको बहुत जल्दी पता चल गया था कि दुनिया पितल दी है और अपने राजकाज नहीं चाहिए, तो अपने क्या बनेंगे? सन्यासी। मंडोर का नाम मंडोर इसीलिए पड़ा क्योंकि यहां पे एक ऋषि रहते थे, मांडव्य। कौन से ऋषि रहते थे? यहाँ पे मांडव्य ऋषि का आश्रम हुआ करता। कौन से ऋषि का आश्रम था? तो ये तो बाद में इसने कहा मैं तो राजा नहीं बनूंगा, मैं तो मांडव्य ऋषि के आश्रम में रहूंगा, और मांडव्य ऋषि के आश्रम में रहूंगा तो क्या बन जाऊंगा? सन्यासी। और इसने अपने भाई को कहा कि भाई यार तू छोटा है, तू मेरी जगह राजा बन जा। तो तात बन गया सन्यासी और अपने छोटे भाई भोज को उसने क्या बना दिया? राजा। पर भोज ने भी कहा कि पापा कैपिटल मेड़ता ले गए थे, मैं मेड़ता नहीं जाऊंगा, राजधानी वापस अपनी कहां पर रखेंगे? मंडोर। तो राजधानी बीच में एक राजा चेंज करता है, वापस भोज कहां पे लेके आ जाता है? मंडोर। कहां पे लेके आ जाता है? मंडोर। तो प्रतिहारों के बारे में जो मैं दो सवाल बता रहा था उसमें दूसरा सवाल यही है कि मेड़ता को राजधानी किसने बनाया था? नागभट्ट। किसने बनाया था? प्रतिहारों का आज दिन तक दो ही सवाल है। मैंने आप पुराने इतने पेपर देखे उठा के, इन दो के अलावा कोई सवाल नहीं पूछा हुआ। पढ़ने को अपने बाकी चीजें पढ़नी पड़ती है यार, क्या पता पूछ ले। बाकी दो सवाल है कि प्रतिहारों के अभिलेखों में हरिश्चंद्र को क्या बताया गया है? ब्राह्मण। दूसरा सवाल ये कि कौन से प्रतिहार राजा ने अपनी राजधानी को मंडोर से मेड़ता शिफ्ट कर दिया था? राजा कौन था? लिखो। इसका बड़ा बेटा तात सन्यासी बन गया था। इसका बड़ा बेटा तात सन्यासी बन गया था। हिज एल्डर सन तात बिकेम ए सेंट। इसका बड़ा बेटा तात सन्यासी बन गया था। इसका बड़ा बेटा तात सन्यासी बन गया था। हिज एल्डर सन तात बिकेम ए सेंट। तथा मंडव्य ऋषि के आश्रम में रहता था। एंड लिव्ड इन आश्रम ऑफ मंडव्य, सेंट मंडव्य या ऋषि मंडव्य। तथा मंडव्य ऋषि के आश्रम में रहता था। एंड लिव्ड इन आश्रम ऑफ सेंट मंडव्य या मंडव्य ऋषि तथा मंडव्य ऋषि का आश्रम। मंडव्य ऋषि का आश्रम कहां पे था? मंडोर। मंडोर मंडव्य ऋषि का आश्रम था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? मंडोर। याद रहेगी बात। तो कौन से आश्रम में रहने लग गया? मंडव्य ऋषि का आश्रम। आश्रम सुनते अपने तो बॉबी देओल याद आता है आजकल। तो लिखो, आगे लिखो। तात ने अपने छोटे भाई भोज को मंडोर का राजा बना दिया था। तात ने अपने छोटे भाई भोज को मंडोर का राजा बना दिया था। तात अपॉइंटेड हिज यंगर ब्रदर भोज एज किंग ऑफ मंडोर। तात ने अपने छोटे भाई भोज को मंडोर का राजा बना दिया था। तात अपॉइंटेड हिज यंगर ब्रदर भोज एज किंग ऑफ मंडोर। तात ने अपने छोटे भाई भोज को मंडोर का राजा बना दिया। याद रह जाएगा ना कि मंडोर का राजा बना, वो अपनी राजधानी मेड़ता लेके नहीं गया। मेड़ता नागभट्ट के टाइम में थी, भोज वापस राजधानी को कहां पे लेके आ गया? अगला राजा लिखो, सिलूक। अगला राजा कौन है? सिलूक। सिलूक के लिए कहा जाता है कि सिलूक ने दो जगह जीत ली थी। एक जगह नाम है तमणी, अभिलेखों में लिखा है उसने तमणी जीत लिया और वल जीत लिया। क्या क्या जीत लिए? अभिलेख कहता है कि सिलूक ने तमणी तथा वल जीत लिए। जब हमने अभिलेख पढ़ा तो हमने कहा तमणी वल है क्या? हमने जगह के नाम सुने नहीं, तो हमने तमणी सुना, रहे हमने क्या सुना? वल। तो बाद में इतिहासकार कहते हैं कि तमणी का मतलब फलोदी। तमणी का मतलब फलोदी, जोधपुर में एक जगह पड़ती है। फलोदी का पुराना नाम क्या था? तमणी। वल मतलब जैसलमेर। वल मतलब, तो अभिलेख के अंदर यदि लिखा होगा कि इसने तमणी और वल जीत ली, इसका मतलब वास्तव में इसने क्या क्या जीते? फलोदी और जैसलमेर। लिख लो।
इसने तमणी तथा वल जीत लिए थे। इसने तमणी तथा वल जीत लिए थे। ही कैप्चर्ड तमणी एंड वल, और कोष्टक में लिख लेना। इसने तमणी तथा वल जीत लिए थे। ही कैप्चर्ड तमणी एंड वल। तमणी मतलब फलोदी और वल मतलब जैसलमेर। अच्छा, अभिलेख यह भी कहता है कि इसने वल का राजा था देवराज भट्टी। वल का राजा कौन था? उसको हराया था, और देवराज भट्टी से उसका छत्र छीन लेता है। क्या छीन लेता है? लिखो एक लाइन, फिर मैं और बताता हूं। इसने वल के राजा देवराज भट्टी से उसका छत्र छीन लिया था। He snatched छत्र फ्रॉम वल्लाज किंग देवराज भट्टी। इसने वल के राजा देवराज भट्टी से उसका छत्र छीन लिया था। He snatched छत्र फ्रॉम वल्लाज किंग देवराज भट्टी। इसने वल के राजा देवराज भट्टी से उसका छत्र छीन लिया था। He snatched छत्र फ्रॉम वल्लाज किंग देवराज भट्टी। इसने वल के राजा देवराज भट्टी से उसका क्या छीन लिया था? छत्र। अब वापस बात सुनो। वल का मतलब जैसलमेर। वल का मतलब जैसलमेर में भाटी राजवंश था। कौन सा राजवंश था? भाटी। आपने सिलेबस से हटा दिए, इसलिए मैंने आपको नहीं लिखवाया, बाकी आपने पहले आपने पढ़ा करते। जैसलमेर में कौन सा राजवंश था? भाटी। यहाँ पे राजा का नाम है देवराज भट्टी। राजा का नाम क्या है? तो भाटियों को खूब सारे अभिलेखों में भट्टी है, और पुराना नाम ही भट्टी मिलता है। पंजाब साइड में आज भी सरनेम भट्टी मिलेगा आपको, जसपाल भट्टी सरनेम था, तो ये भट्टी थे। भट्टी से अपभ्रंश होता होता नाम क्या बना बाद में आके आपका? भाटी। इसका मतलब वल का राजा देवराज भट्टी है। और हम देखते हैं कि बाद में भी जैसलमेर में किसका राज था? भाटियों का। और जैसलमेर वाले भाटियों में बाकायदा देवराज नाम का एक राजा हुआ है। इसका मतलब उस देवराज पर इसने आक्रमण किया और उसका क्या छीन लिया? छत्र। तो राजा के छत्र वगैरह लगता होगा, और वो छत्र छीन के आ गया होगा। अच्छा, भाटियों के लिए ऐसा कहा जाता है कि भाटी भगवान कृष्ण के वंशज है। किसके वंशज है? भगवान कृष्ण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण यदुवंशी थे। तो भगवान कृष्ण जब राजा बने थे तो उनके परिवार के पास में एक छत्र था, और भगवान कृष्ण के बेटे पोते पड़पोते आगे राजा बनते रहे। और वो जो परिवार है, भगवान कृष्ण वाला परिवार है, वो जैसलमेर वाले भाटी है। तो वो जो भगवान कृष्ण वाला छत्र था, वो धीरे धीरे किसके पास में आ गया? जैसलमेर वाले भाटियों के पास। इसलिए पहले जब सिलेबस में था हम पढ़ते तब कहते कि जैसलमेर के भाटियों की उपाधि है छत्राला यादवपति। क्या उपाधि है? छत्राला मतलब छत्र धारण करने वाले, यादवपति मतलब यदुवंशी। वो यादवों के राजा है और छत्र धारण करते हैं। तो ये बात तो है कि जैसलमेर वाले भाटी क्या धारण किया करते थे? छत्र। तो हो सकता है कोई ये राजा गया है सिलूक, उसने जैसलमेर के राजा देवराज भट्टी को हराया और क्या छीन लिया? उसका छत्र। संधि वगैरह हुई होगी तब उसको वापस दिया होगा, पर उसने अभिलेख में लिखवाया कि साहब हमने इनकी इतनी बुरी हालत कर दी कि हम इनका क्या छीन लाए थे। बोले बड़ी बात। तो कौन सा राजा? वो प्रतिहार राजा। चलो अगला राजा लिख लो। हाँ, क्या हो गया? कृष्ण भगवान का वंश खत्म हो गया था? नहीं, पूरे के पूरे ये जैसलमेर वाले भाटी, ये आपके करौली वाले जादौन, गुजरात वाले जडेजा, सारे के सारे वो मूल राजवंश वहां खत्म हो गया था द्वारिका में। उसका जल प्रलय हो जाता है, उसकी ब्रांचेस तो फैली अलग अलग जगह। अगला राजा लिखो कक। अगला राजा कौन है? कक। कक एक अलग अलग राजा बना आपके। कक कहां का राजा? आपने मंडोर। कहां का राजा है? मंडोर। अभी मैं आप कर रहा था कि प्रतिहार अपने दो जगह थे बेसिकली, एक तो थे मंडोर और एक थे भीनमाल। ये कहां पे थे? भीनमाल वाले प्रतिहार ज्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए भीनमाल वाले प्रतिहारों ने बाद में कहां पर कब्जा कर लिया था? कन्नौज। कहां पे कब्जा कर लिया? भीनमाल वाले प्रतिहारों में एक राजा हुआ वत्सराज। कौन राजा हुआ? इसने कन्नौज पर कब्जा करने के लिए, कहां पर कब्जा करने के लिए? एक बंगाल बिहार के राजा के साथ में लड़ाई की। उस राजा का नाम था धर्मपाल। बंगाल बिहार का एक राजा था, उसका नाम क्या था? धर्मपाल। अपना प्रतिहार राजा कौन है? वत्सराज। इन दोनों में कहां पर कब्जा करने के लिए लड़ाई हुई? कन्नौज। इस धर्मपाल की राजधानी थी मुंगेर। धर्मपाल की राजधानी कौन सी थी? मुंगेर, बिहार के अंदर एक जगह पड़ती है। दो राजा कन्नौज पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं। प्रतिहारों का राजा कौन है? वत्सराज। राजधानी कौन सी है? भीनमाल। पालों का राजा कौन है? धर्मपाल। राजधानी कौन सी है? मुंगेर। वत्सराज ने मुंगेर पर हमला किया। मुंगेर का युद्ध हुआ, और मुंगेर के युद्ध के अंदर वत्सराज किसको हरा देता है? धर्मपाल। और कहां पे कब्जा कर लेता है? जब वत्सराज ने धर्मपाल पे हमला किया, जब वत्सराज मुंगेर का युद्ध लड़ने के लिए गया, तब कक साथ में था। तब साथ में कौन था? प्रतिहार। प्रतिहार है
भीनमाल वाले प्रतिहार शक्तिशाली है, तो उन्होंने मंडोर वालों को कहा होगा कि लो भाई हमारा साथ देने के लिए आओ। इसका मतलब मंडोर वाले प्रतिहार भीनमाल वाले प्रतिहारों के सामंत है। मंडोर वाले प्रतिहार जो भीनमाल वाले प्रतिहारों के, मैंने बताया था सामंत। जो भी बड़े राजा होते हैं उनके नीचे जो बाकी उनको टैक्स देते हैं, उनकी तरफ से लड़ने के लिए जाते हैं, वो सारे के सारे क्या हुआ करते थे? सामंत। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि विग्राज चतुर्थ जो है वो दिल्ली के तोमरों को अपना क्या बना लेता है। जैसे अपने पढ़ते हैं कि चौहान पहले खुद ही प्रतिहारों के सामंत पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये भीनमाल वाले प्रतिहार शक्तिशाली है। तो जब चौहान सांबर वाले चौहान इनके सामंत है, तो मंडोर वाले प्रतिहार भी इनके सामंत रहे होंगे। और मंडोर, अब देखो उधर भी अपने पढ़ते हैं कि चौहानों में राजा हुआ था गुवक, और गुवक नागभट की तरफ से लड़ने के लिए जाता है, इसलिए नागभट उसको उपाधि देता है वीर, बताया था। तो वैसे वैसे वत्सराज के टाइम में जो प्रतिहारों की तरफ से लड़ने के लिए गया वो कौन था? कक। और कक ने कौन से युद्ध में भाग लिया था? मुंगेर। तो कक अपने अभिलेख में लिखवाता है कि मुंगेर का युद्ध मेरी वजह से जीते हैं। और कहते भाई वत्सराज ने धर्मपाल को और आगे कौन सा युद्ध जीत लिया? मुंगेर। लेकिन भाई साहब ओपनिंग में था और मेरी वजह से ये हो पाया था, वरना ये नहीं हो पाता। तो लिखो इसने मुंगेर के युद्ध में भाग लिया था। आगे पढ़ोगे, एंशिएंट पढ़ोगे तब मुंगेर का दौर पढ़ोगे अलग से। मुंगेर बिहार के अंदर एक जगह पड़ती है। इसने मुंगेर के युद्ध में भाग लिया था। He participated in Battle of मुंगेर। इसने मुंगेर के युद्ध में भाग लिया था। He participated in Battle of मुंगेर। नीचे लाइन चेंज करके लिखो। यह युद्ध प्रतिहार राजा वत्सराज, कोष्टक में भीनमाल लिख लेना। यह युद्ध प्रतिहार राजा वत्सराज तथा धर्मपाल के बीच कन्नौज को लेकर हुआ था। यह है युद्ध प्रतिहार राजा वत्सराज, कोष्टक में भीनमाल लिखना, तथा धर्मपाल के बीच कन्नौज को लेकर हुआ था। दिस बैटल टुक प्लेस बिटवीन वत्सराज, प्रतिहार किंग वत्सराज एंड धर्मपाल, बिटवीन प्रतिहार किंग वत्सराज एंड धर्मपाल रिगार्डिंग कन्नौज। यह युद्ध प्रतिहार राजा वत्सराज, कोष्टक में भीनमाल तथा धर्मपाल के बीच कन्नौज को लेकर हुआ था। और कक किसकी तरफ से गया? इसी में कंटिन्यू करो। तथा कक ने वत्सराज की सहायता की थी। एंड कक हेल्प्ड वत्सराज, तथा कक ने वत्सराज की सहायता की थी। कक ने किसकी सहायता की थी? वत्स। क्या नाम राजा का? वत्सराज। तो वत्सराज की तरफ से लड़ने के लिए कौन गया? अपना कक। कौन सी लड़ाई के अंदर? मुंगेर। किसको लेके भी? किसके साथ में भी? किसके साथ में भी? धर्म। ये पढ़ोगे अपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब ये धर्मपाल वत्सराज की खूब सारी लड़ाई पढ़ेंगे। 200 साल लड़ाइयां चली इनके बीच, प्रतिहारों के, पालों के, राष्ट्रकूटों के बीच में। किस किस के बीच में? राष्ट्रकूट, पाल। भारत के अंदर 3 बड़ी शक्तियां थी। ये आपके इधर अपने पश्चिमी भारत के अंदर थे प्रतिहार, ये पूर्वी भारत के अंदर थे पाल, और साउथ इंडिया के अंदर थे राष्ट्रकूट, और उत्तरी भारत की एक जगह पे कब्जे के लिए लड़े थे कन्नौज। 200 साल। कितने साल लड़े? इसलिए कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज का ट्राइपार्टी स्ट्रगल। कन्नौज को अधिकार, कन्नौज पर कब्जा करने के लिए 3 पार्टियां आपस में लड़ती है। कौन कौन सी पार्टियां? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट। फाइनली प्रतिहारों ने कब्जा किया था। फाइनली कब्जा किसने किया था? इसलिए मैं अभी आपको बता रहा था कि भीनमाल वाले प्रतिहार किधर चले गए। है बात सुन। कक कहता है, कक कहता है जब लड़ाइयां बड़े हैं तो मैं करता भी हूं, बाकी मैं पढ़ता भी हूं। ये मत मानना कि वो लड़ाइयां करता हूं। और वो कहता है मेरी व्याकरण बहुत अच्छी है, होता है रीजनिंग में तो तोबा तोबा है एकदम, होता मैं तो कविता भी लिख लेता हूं, और हाथ देख के बता देता हूं तुम्हारे डोल कैसे गए। तो कौन कौन से सब्जेक्ट जानता है? ग्रामर, रीजनिंग, पोइट्री, एस्ट्रोलॉजी। कौन कौन सब्जेक्ट का ज्ञाता था बताओ देखे? व्याकरण, तर्क, काव्य और लिखो, नीचे लाइन छोड़ के लिखना। यह है व्याकरण, तर्क, काव्य तथा ज्योतिष का ज्ञाता था। ही वॉज स्कॉलर ऑफ ग्रामर, लॉजिक, पोइट्री एंड एस्ट्रोलॉजी। ही वॉज स्कॉलर ऑफ ग्रामर, लॉजिक, पोइट्री एंड एस्ट्रोलॉजी। यह व्याकरण, तर्क, काव्य तथा ज्योतिष का ज्ञाता था। किस किस का ज्ञाता है बताओ देखे? व्याकरण, तर्क, काव्य और ज्योतिष। चलो अगला राजा लिखो। बाउक।
इनके नाम ठीक है सबके। अगला राजा कौन है? बाउक। कक का बेटा ही था ये बाउक। मंडोर में एक विष्णु भगवान का मंदिर था। किसका मंदिर था? और विष्णु भगवान के मंदिर में इसने अपना एक अभिलेख लगवाया। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसाएं हुआ करती थी उनको बोलते प्रशस्ति। क्या बोलते? ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की क्या होती थी? प्रशंसा, तारीफें हुआ करती, उनको क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। यूलोजी का दो या प्रशस्ति का दो। किसने लगवाई थी? बाउक ने। इसलिए प्रशस्ति का नाम क्या पड़ गया? बाउक प्रशस्ति। क्या नाम पड़ गया? प्रतिहारों के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण कोई सोर्स मिलता है अपने को तो वो सोर्स कौन सा है? क्योंकि बाउक प्रशस्ति हरिश्चंद्र से लेके बाउक सारे राजाओं के बारे में बताती है। कहां से कहां तक के पढ़े हमने? हरिश्चंद्र के बाउक, इन सारे राजाओं की जानकारी कोई प्रशस्ति दे रही है तो कौन सी दे रही है? बाउक प्रशस्ति दे रही है। कहां, कब की है? मंडोर के कौन से मंदिर में? लगाई तो मंडोर के विष्णु मंदिर के अंदर थी, बाद में मंदिर टूट गया तो किसी ने बाटा ले जाके जोधपुर के परकोटे में लगा दिया। पत्थर पे लिखी हुई थी, मंदिर टूटा तो पत्थर टूट गया होगा, साइड के अंदर गिर गया होगा, वो पूरा का पूरा पत्थर कोई लेके चला गया वहां से और जोधपुर का जो परकोटा था इसके अंदर लगा दिया गया। इतिहासकारों को ये प्रशस्ति मिली कहां से? जोधपुर से। जबकि है कहां की? बेसिकली मंडोर के विष्णु मंदिर की। कौन से राजा की? बाउक की। कौन से सन की? सिंपल क्वेश्चन आएगा, बाउक प्रशस्ति कौन से राजवंश की जानकारियां देती है? प्रतिहार। कहां के प्रतिहार? मंडोर। बाउक प्रशस्ति क्यों बोलते हैं? बाउक के टाइम में। कहां पर लगाई गई थी? 837 ईस्वी में। कौन से? मंडोर के विष्णु मंदिर। लिखो, मंडोर के विष्णु मंदिर में बाउक प्रशस्ति लगवाई थी। He installed बाउक यूलोजी इन विष्णु टेम्पल ऑफ मंडोर। मंडोर के विष्णु मंदिर में बाउक प्रशस्ति लगवाई थी। He installed बाउक यूलोजी इन विष्णु टेम्पल ऑफ मंडोर। कोष्टक में 837 ईस्वी लिखना। मंडोर के विष्णु मंदिर में बाउक प्रशस्ति लगवाई थी। He installed बाउक यूलोजी इन विष्णु टेम्पल ऑफ मंडोर। मंडोर के विष्णु मंदिर में बाउक प्रशस्ति लगवाई थी। कौन सी प्रशस्ति लगवाई थी? बाउक प्रशस्ति। कहां पे? मंडोर के विष्णु मंदिर। कब की? नीचे की लाइन लिखो, यह मंडोर के प्रतिहारों के बारे में जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह मंडोर के प्रतिहारों के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इट इज मेन सोर्स अबाउट प्रतिहार ऑफ मंडोर। यह मंडोर के प्रतिहारों के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इट इज मेन सोर्स अबाउट प्रतिहार ऑफ मंडोर। मंडोर के प्रतिहारों के बारे में जानने का महत्वपूर्ण स्रोत। इस प्रशस्ति में एक जगह लिखा हुआ है क्योंकि एक जगह पड़ती थी भुआकूप। कौन सी जगह थी? और इसने भुआकूप के राजा मयूर को हराया। भुआकूप के कौन से राजा को हराया? अब इतिहासकारों को अभी तक ये तो नहीं पता चला भुआकूप कहां पे है, पर वो मयूर के बारे में कहते हैं। क्या हमें लगता है कोई मौर्य वंश का राजा रहा होगा। कौन से वंश का राजा होगा? और मौर्य शब्द के लिए कहते हैं कि मोर से बना है। मौर्यों का जो राजकीय चिन्ह हुआ करता, जो रॉयल एम्बलम था, वो क्या था? मोर। तो मोर से क्या बना था? मौर्य। तो अभिलेख के अंदर यदि लिखा हुआ कि इसने मयूर को हराया, इसका मतलब किसी मौर्य राजा को हराया। कौन से मौर्य राजा को हराया गया इसके बारे में भी अपने पास कोई भी जानकारी, और फिर भी कोई पूछेगी कौन से एक मंडोर के प्रतिहार राजा ने किसी मौर्य राजा को हराया था, तो किसने हराया था? बाउक। कौन से युद्ध में? भुआकूप के। भुआकूप कहां है? कुछ नहीं पता, मंडोर के आसपास कोई जगह रही होगी। लिखो, इसने भुआकूप के युद्ध में राजा मयूर को हराया था। He defeated King मयूर in battle of भुआकूप। इसने भुआकूप के युद्ध में राजा मयूर को हराया था। He defeated King मयूर in battle of भुआकूप। भुआकूप के युद्ध में राजा मयूर को हराया था। He defeated King मयूर in battle of भुआकूप। चलो अगला राजा एक और लिख लो, कक्कुक। ये दोनों कक के बेटे थे। कक के एक बेटे का नाम था बाउक, कक के एक बेटे का नाम था कक्कुक। ये बाउक का छोटा भाई है। कक ने कहा मैं हूं कक, बेटे का क्या रखे? तो उसने कहा एक का और लगा दो, कक कर दो। फिर किसी ने कहा कक तो गंदा लगेगा, तो कहा ऊ लगा दो, कक्कुक कर दो। तो नाम क्या रख दिया इसका? कक्कुक। तो एक बेटे का नाम क्या रख दिया उसने? बाउक। और दूसरे क्या रख दिया? तो कक्कुक ने कहा कि भैया मेरे अभिलेख लगवा के गए, एक अभिलेख लगवा गए। कहां पे लगवा गए? मंडोर। क्योंकि राजधानी कौन सी थी? मंडोर। इसने कहा मैं 2 लगवा दूंगा, पर मंडोर में नहीं लगवाऊंगा। मंडोर के पास में एक जगह पड़ती थी घंटियाला।
कौन सी जगह थी? तो इसने घंटियाला में 2 अभिलेख लगवाए थे 861 ईस्वी के। कब के? तो बाउक प्रशस्ति किसने लगवाई? बाउक ने। घंटियाला में अभिलेख किसने लगवाए? कक्कुक ने। कब के लगवाए? 861। और कितने अभिलेख है? कितने अभिलेख है? लिखो। इसने घंटियाला में 2 अभिलेख लगवाए थे। He installed 2 inscriptions at घंटियाला, जोधपुर में जगह पड़ती। इसने घंटियाला में 2 अभिलेख लगवाए थे। He installed 2 inscriptions at घंटियाला। इसने घंटियाला में 2 अभिलेख लगवाए थे। कोष्टक में लिख लेना 861 ईस्वी। अब और सुनना, देखो 2 अभिलेख है। पहला जो अभिलेख है वो एक जगह से मिला, उस जगह का नाम है माता की साड़। जगह का नाम क्या? साड़ का मतलब होता है कमरा। साड़ का मतलब क्या होता है? मारवाड़ी भाषा के अंदर बड़ा जो कमरा होता है उसको क्या बोलते हैं? साड़। तो माता की साड़ मतलब माता का कमरा। अब ये माता जी की साड़ है, मतलब यहाँ पे माता जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? माता जी का मंदिर। पर कहते हैं पहले माता जी का मंदिर नहीं था, पहले ये जैन मंदिर था। मूल रूप से क्या था? एक ये पहले जैन टेम्पल था, बीच में किसी ने तोड़ दिया। मंदिर तोड़ने का मतलब होता है मूर्ति तोड़ते। मंदिर तोड़ने का मतलब क्या है? मूर्ति। भाई वो बाहर से आक्रमण करिए, उन्होंने कहा हम मूर्ति पूजा नहीं करते तो किसी को भी मूर्ति पूजा करने नहीं देंगे। उनका ऐसा मानना था मूर्ति पूजा गलत है, हम नहीं कर रहे, हम समझदार है तो तुम भी मत करो। तो मूर्तियों को तोड़ के चले जाया करते। अपने यहाँ के बंदों को लगता था बिना मूर्ति पूजा के तो मतलब ही नहीं है कोई। अब मंदिर सुना, उसमें मूर्ति नहीं, पहले मूर्ति लगी हुई थी उसमें जैनों की, अब किसी आदमी ने लाके उसमें माता जी की मूर्ति रख दी, इसलिए नाम क्या पड़ गया उसका? बाकी ओरिजिनली वो क्या हुआ करता था? यहां पर एक अभिलेख लगवाया, ये अभिलेख प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में? प्राकृत। इससे थोड़ा सा आगे चलते एक दूसरा अभिलेख मिलता है, उस जगह का नाम है खाखू देवल। क्या नाम है जगह का? देवल, जहां सतिया हुआ करती थी, सती, जहां सती हुआ करती थी, उनके जहां पर छोटे मोटे जो मंदिर बनाए जाते उनको देवलियां बोलते। तो हो सकता कोई खाखू नाम की महिला या कोई इस जगह का नाम खाखू होगा, वहां पे कोई सती हुई होगी, इसलिए जगह का नाम क्या पड़ गया? खाखू देवल। यहां पर फिर एक अभिलेख मिला है, और यह अभिलेख संस्कृत में। यह अभिलेख किसमें? पल्ले पड़ी। ये वाला तो एक पत्थर है, उस पत्थर पर लिखा हुआ है सिंपल, एक शिला है, रॉक एडिक्ट है, एक पत्थर है उस पत्थर पे लिखा हुआ है। ये तो एक पिलर है, उस पिलर पे चारों तरफ है, इधर भी लिखा हुआ 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 है। तो वास्तव में दूसरे वाला अभिलेख 4 लेख है। कितने लेख है भाई? ये पिलर, इस पिलर के यहां लिखा, यहां लिखा, इधर भी लिखा और इधर भी लिखा, चारों तरफ लेख लिखे हैं उसने। जिसमें एक जो आगे वाला, सबसे आगे वाला लेख है, वो जो प्राकृत वाला है, इसको कॉपी कर दिया संस्कृत में और कुछ नहीं किया। प्राकृत वाले को एज इट इज इधर क्या किया, उसका ट्रांसलेशन करके, और इधर 3 तरफ और बातें लिख दी। बातें किसकी? हरिश्चंद्र से लेके कक्कू तक सबकी बातें। किसकी? हरिश्चंद्र से लेके कक्कू। तो मंडोर वाले प्रतिहारों के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत 2 है, एक तो बाउक वाली प्रशस्ति और एक घंटियाला वाले अभिलेख। याद रहेगी बातें? लिखो, 1 नंबर लगा के लिखो। प्रथम अभिलेख माता की साल नामक स्थान से प्राप्त हुआ। कोष्टक में लिखना जैन टेम्पल। प्रथम अभिलेख माता की साल नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इज कलेक्टेड फ्रॉम माता की साल। प्रथम अभिलेख माता की साल नामक स्थान से प्राप्त हुआ। फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इज कलेक्टेड फ्रॉम माता की साल। कोष्टक में लिख लेना जैन मंदिर, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है, विच इज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है, विच इज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है, विच इज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। कौन सी भाषा में लिखा गया? प्राकृत। 2 नंबर लगा के लिखो। दूसरा अभिलेख खाखू देवल नाम के स्थान से प्राप्त होता है। सेकंड इंस्क्रिप्शन इज कलेक्टेड फ्रॉम ए प्लेस नेम्ड खाखू देवल। दूसरा अभिलेख खाखू देवल नामक स्थान से प्राप्त होता है। सेकंड इंस्क्रिप्शन इज कलेक्टेड फ्रॉम ए प्लेस नेम्ड खाखू देवल। दूसरा अभिलेख खाखू देवल नामक स्थान से प्राप्त होता है। सेकंड इंस्क्रिप्शन इज कलेक्टेड फ्रॉम ए प्लेस नेम्ड खाखू देवल, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, विच इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। 4 पार्ट में, पूरा एक ही अभिलेख है पर पार्ट 4 है, उसके चारों तरफ लिखा हुआ, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, विच इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज।
किस भाषा में लिखा गया, याद रह जाएगा। घंटियाला वाले अभिलेख कितने मिले घंटियाला से अभिलेख, 2। एक कहां से मिला, माता के साथ, वो कौन सी भाषा में, प्राकृत। किसमें, प्राकृत। दूसरा कहां से मिला, काकोजल, वो कौन सी में, और ये वास्तव में 4 पार्ट में। कितने पार्ट में, एक पिलर है, पिलर के चारों भागों में, इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, इधर लिख दिया और इधर लिख दिया। इसमें पहले वाला जो लेख है ये तो प्राकृत का क्या है, ट्रांसलेशन, और 3 में नई बातें लिखी हुई। अच्छा क्या नई बातें हैं, तो नई बातों के अंदर लिखता है, ये कहता है मैंने मंडोर में और घंटियाला, घंटियाला का नाम घंटियाला नहीं है एक तो इसके अंदर, घंटियाला का नाम लिखा हुआ है रोहिन्स कूप। घंटियाला का नाम क्या है, इसका मतलब भुआकूप भी आसपास में रहा होगा, उधर नाम है भुआकूप, घंटियाला का नाम वो क्या बता रहा है, कूप का मतलब होता है कुआं, कूप का मतलब क्या होता है, और ये अपने राजस्थान में आज दिन तक है। अपने पानी के जो भी वाटर रिसोर्सेज मिले उनके नाम पर गांव का नाम रखना बहुत पुरानी फैशन है, इसलिए अपने गांव के नाम के पीछे मिलता है सर, है ना, खूब सारे गोपाल सर, हरी सर, हरा सर, पातली सर, तोलिया सर, कुछ ही लूणकरण सर, कोडमदे सर, नाम के पीछे सर लगा हुआ मिलेगा। सर का मतलब ये यहाँ पे कोई ना कोई तालाब था, कोई ना कोई क्या था। आपको जोधपुर साइड में आज भी गांव के नाम मिलेंगे, ईसर नाडा, राता नाडा, बोरा नाडा, नाडे का मतलब तालाब होता है, नाडे का मतलब क्या होता है, ये इधर आपको इधर कई गांव के नाम के पीछे आपको बाकायदा लिखा हुआ मिलेगा ताल, गांव का नाम ही, गांव के नाम के पीछे क्या लिखा हुआ है, ताल, इसका मतलब यहाँ पे क्या बना होगा, तालाब, तला मिलेगा, सोलंकियों का तला, हुरों का तला, नवा तला, तले का मतलब क्या है, तालाब, है ना, उसका मतलब क्या होता है, तालाब। तो ये अपने पुरानी फैशन थी, तो अब तो ये अपने तड़ा, सर, नाडा, ताल ये लिखने लग गए। पहले वाले थोड़े शुद्ध भाषा बोलते हैं तो उन्होंने क्या लिखे, तो घंटियाला का पुराना नाम क्या था, तो ये अभिलेख कहता है कि मंडोर राजधानी है, मंडोर में और रोहिन्स कूप दोनों जगह पे इसने विक्ट्री टावर बनवाए। क्या बनवाए, विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ। तो इसमें विजय स्तंभ नहीं लिखे, विजय स्तंभ की जगह नाम लिखा हुआ है जय स्तंभ। क्या लिखा हुआ है, जय और विजय तो एक ही मतलब होता है, तो लिखो, लाइन छोड़ के लिखो। इसने मंडोर तथा रोहिन्स कूप के कोष्टक में घंटियाला लिखना, इसने मंडोर तथा रोहिन्स कूप में जय स्तंभ लगवाए थे। ही इंस्टॉल्ड विक्ट्री टावर्स एट मंडोर एंड रोहिन्स कूप, इसने मंडोर तथा रोहिन्स कूप में जय स्तंभ लगवाए थे। ही इंस्टॉल्ड विक्ट्री टावर्स एट मंडोर एंड रोहिन्स कूप, मंडोर तथा रोहिन्स कूप में जय स्तंभ लगवाए थे। विजय स्तंभ लिख लो, जय स्तंभ लिख लो, विक्ट्री टावर्स। अब फिर एक बात समझ में नहीं आती कि यार ठीक है, मंडोर इनकी राजधानी थी, मंडोर में अभिलेख मिलेगा क्योंकि राजा कहां पर अभिलेख लगवाते, राजधानियों में। मंडोर में विजय स्तंभ भी मिल सकता है क्योंकि वो उनकी क्या थी, राजधानी। पर ये रोहिन्स कूप में ऐसा क्या है कि उनका अभिलेख भी कहां से मिला, रोहिन्स कूप, और रोहिन्स कूप के अंदर वो क्या लगवा रहा है, जय स्तंभ। तो अभिलेख ये बात और बताता है, वो कहता है, लिखवाता है, कक्कू का अभिलेख के अंदर लिखवाता है कि रोहिन्स कूप में पहले भील रहते थे। कौन रहा करते थे, और वो लूटमार करते, वो आसपास में रिया लूटमार किया करते। आभीर रहते थे, कोई जनजाति का नाम लिखता, आभीर, कौन सी जनजाति, आभीर रहते, और वो आभीर भी यहां पे लूटमार किया करते। फिर एक बार मेरे पास कुछ व्यापारी आए और व्यापारियों ने आके कहा ये आभीर हमें तंग करते रहते हैं, ये भील हमें तंग करते रहते हैं। मैंने जाके आभीरों तथा भीलों के उपद्रव का दमन किया, आभीरों तथा भीलों के विद्रोह का दमन किया तथा रोहिन्स कूप में बाजार बनवाया। रोहिन्स कूप में क्या बनवाया, इसका मतलब इनका मार्केट था, इसका मतलब मंडोर इनका दिल्ली है, रोहिन्स कूप इनका बॉम्बे है। इनकी जो इकोनॉमिक कैपिटल रही होगी, आर्थिक राजधानी इनका व्यापारिक केंद्र कोई रहा होगा, तो वो कौन सा रहा होगा, कौन सा रहा होगा, रोहिन्स कूप। लिखो, इसने रोहिन्स कूप में बाजार का निर्माण करवाया था। ही सेट अप ए मार्केट इन रोहिन्स कूप, इसने रोहिन्स कूप में बाजार का निर्माण करवाया था। ही सेट अप ए मार्केट इन रोहिन्स कूप, इसने रोहिन्स कूप में बाजार का निर्माण करवाया था। ही सेट अप ए मार्केट इन रोहिन्स कूप। अच्छा, अभिलेख ये कहता है, ये अभिलेख में खुद लिखवा था कि मुझे कविताएं लिखनी आती है। क्या लिखनी आती है, कक के बारे में भी लिखा हुआ है, कक काव्य, तर्क, व्याकरण और ज्योतिष का ज्ञाता था, इसके बारे में भी लिखा होगा। इसको क्या आती थी, कविताएं। लिख लो, यह कविताएं लिखा करता था। ही यूज्ड टू कंपोज पोइट्रीज, यह कविताएं लिखा करता था। ही यूज्ड टू कंपोज पोइट्रीज, यह कविताएं लिखा करता था। ही यूज्ड टू कंपोज पोइट्रीज, क्या लिखा करता था,
कविताएं लिखा करता था। ये भाई आपके हो गए मंडोर के प्रतिहार। कौन से प्रतिहार हो गए? ये आपके प्रतिहार वंश का इतिहास। आगे लिखो गोहिल वंश का इतिहास। ये लिखवाया था अगला मैंने, गोहिल या सिसोदिया। तो लिख लो हिस्ट्री ऑफ गोहिल या सिसोदिया डायनेस्टी। हाँ हाँ, प्राकृतिक भाषा है। मैं कैसे समझाऊं? भाषा भाषा है। कन्नड़ जैसे एक भाषा है, वैसे एक पुरानी भाषा हुआ करती, बहुत पुरानी भाषा थी। जो भाषा कौन सी थी? प्राकृत। अपने बौद्धों के, जैनों के, इनकी शुरुआत की जो भी चीजें मिलती है कौन सी मिलती है? प्राकृत। हालांकि भारत में अभी तक हम ये मानते हैं कि पुरानी भाषा संस्कृत है। सबसे पुरानी कौन सी है? पर जैन आज भी मानते हैं, जैनों के सारे विद्वान कहते हैं कि पुरानी प्राकृत है और प्राकृत से संस्कृत बनी है। लेकिन अभी तक भारत में जो आम सहमति वो है कि पुरानी कौन सी है? संस्कृत, और संस्कृत से क्या बनी? प्राकृत। पर जैनों का तो लॉजिक भी है। जैन लॉजिक देते हैं कि साहब इसका नाम ही प्राकृत है, इसका मतलब ये प्रकृति के शुरू से है या प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुई। और प्राकृत बहुत इजी लैंग्वेज है, संस्कृत बहुत टफ है। संस्कृत बहुत टफ लैंग्वेज और प्राकृत पूरी इजी लैंग्वेज है। तो जैन तो ये भी कहते हैं कि जब मनुष्य जब शुरुआत में कोई भाषा बनाएगा तो इजी होगी कि टफ होगी? इजी होगी। जब मनुष्य बोलना ही सीखेगा शुरू शुरू के अंदर तो शुरुआत में टफ सीख जाएगा। मतलब आप पहले दिन ही सब कुछ सीख जाते हो? धीरे धीरे सीखते हो। एक भाषा का टफ होना, परिमार्जित होना धीरे 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 आता है कि उसमें पर्यायवाची बनते हैं, विलोम शब्द बनते हैं, उसके अंदर खूब सारी चीजें आती है, तब जाके एक भाषा परिमार्जित होती है, परिष्कृत होती है भाषा। शुरुआत की भाषा जब भी टाबर कैसे बोलता है? शुद्ध थोड़ी बोलता है, बड़े होकर शुद्ध बोलने लगता है। तो ये तो टाबरों की भाषा है, मनुष्य की शुरुआत की भाषा है। तो भाषा कौन सी है? प्राकृत। इसीलिए इसका नाम प्राकृत है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था से अपने आप ही प्राप्त हो गई थी। पर फिर भी भारत के अंदर जैनों के अलावा इस बात को कोई नहीं मानता। सारे लोग कहते हैं कि पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत से टूट टूट के ये भाषाएं बनी थी, उनमें से एक भाषा कौन सी है? प्राकृत। पर जैनों का एक सॉलिड लॉजिक है। कभी हिस्ट्री बहुत ढंग से इस पर रिसर्च करेगी तो बता पाएगी कि पुरानी संस्कृत है या पुरानी क्या है? प्राकृत। साउथ इंडिया वाले कहते हैं कि दोनों ही नहीं है, तमिल है। पुरानी क्या है? तो अपनी अपनी डफलीर, अपना अपना। और भारत के अंदर ये है, सब अपने अपने वाले को बताते रहते हैं। तो बस सीधी सी बात है। तो हम कौन से वंश का इतिहास पढ़ रहे हैं? गोहिल वंश का दो, या कौन सा दूसरा का दो आप? तो सिसोदिया। गोहिल बोल दो या सिसोदिया। अच्छा, अब बात आई कि ये गोहिल वंश की उत्पत्ति कैसे क्या हुई, गोहिल कौन था क्या नहीं था। हमें एक अभिलेख मिलता है सामोली। अच्छा, पहले मैं और बताऊं, गोहिल के बारे में ऐसा माना जाता है कि 566 ईस्वी के अंदर एक बंदा हुआ था गोहिल। एक बंदा कौन हुआ था? और उसके नाम से एक वंश शुरू हो गया। उस वंश का नाम क्या है? गोहिल वंश। क्या नाम है? तो इसका मतलब गोहिल वंश की स्थापना कब हो गई? 566 ईस्वी में। किसने कर दी? गोहिल ने कर दी। एक लाइन लिखो, देखो 566 ईस्वी में इन 566 एडी, 566 ईस्वी में इन 566 एडी गोहिल ने गोहिल वंश की स्थापना की। गोहिल फाउंडेड गोहिल डायनेस्टी। गोहिल ने गोहिल वंश की स्थापना की। गोहिल फाउंडेड गोहिल डायनेस्टी। कौन सी वंश की स्थापना की? कालांतर में इन गोहिलों की भारत के अंदर 24 ब्रांच बनी। कितनी ब्रांच बनी? गोहिलों ने कितनी जगह जगह पे जाके राज किया? 24। लिख लो, गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी। गोहिल डायनेस्टी है 24 ब्रांचेज। गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी। गोहिल डायनेस्टी है 24 ब्रांचेज। गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी। गोहिल डायनेस्टी है 24 ब्रांचेस। अलग अलग जगह पे गए, पर इनमें सबसे मुख्य कोई गोहिल माने जाते हैं वो है मेवाड़। वो कौन से? जैसे परमारों में मुख्य परमार कौन से? आबू वाले। प्रतिहारों में मुख्य प्रतिहार कौन से? मंडोर वाले। चौहानों में मुख्य चौहान कौन से? सांबर वाले। वैसे इतनी ब्रांच भले ही बन गई हो, लेकिन सबसे मुख्य जो गोहिल माने गए कहां के माने गए? मेवाड़। लिख लो, इनमें मेवाड़ के गोहिल प्रमुख है। इन विच गोहिल्स ऑफ मेवाड़ वर मोस्ट प्रोमिनेंट। इनमें मेवाड़ के गोहिल सबसे प्रमुख है। इन विच गोहिल्स ऑफ मेवाड़ वर मोस्ट प्रोमिनेंट। गोहिल्स ऑफ मेवाड़ वर मोस्ट प्रोमिनेंट। इनमें मेवाड़ के गोहिल सबसे प्रमुख है। मेवाड़ के गोहिल सबसे। अच्छा, बात है कि भाई आप कह रहे हो यार
मेवाड़ में स्थापना हुई इसकी, ठीक है। किसने स्थापना की? गोहिल ने। कब की? कि 566 के। गोहिल कौन था, कहां से आया था, इसकी अपने पास क्या जानकारी है? तो एक जेम्स टोड एक कहानी लिख के गया। कौन लिख के गया? जेम्स टोड ने एक कहानी लिखी कि किसी टाइम गुजरात के अंदर एक राज्य हुआ करता था, उसका नाम था वल्लभी। गुजरात में राजा कौन सा था? और वल्लभी में एक राजा थे, जिन राजा का नाम था शिलादित्य। राजा का नाम क्या था? और इनकी एक रानी थी जिसका नाम था पुष्पावती। रानी का नाम क्या था? राजा का नाम शिलादित्य, रानी का नाम पुष्पावती। अपने पीहर की तरफ आई हुई थी, मेवाड़ की तरफ उसका कोई पीहर था, इधर पीहर की तरफ आई हुई थी। और गुजरात के अंदर राज्य कौन सा पड़ता था? वल्लभी। राजा कौन थे? शिलादित्य। पुष्पावती जब वापस अपने ससुराल जा रही थी, वल्लभी जा रही थी, तब उसे कुछ ब्राह्मण मिले रास्ते में, और उन ब्राह्मणों ने उसे कहा कि हे रानी पुष्पावती, अब तुम्हें लौटकर अपने ससुराल वल्लभी नहीं जाना चाहिए। मैं क्यों भाई, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी तो कहां रहूंगी? तो कहा कि तुम्हें पता नहीं, तुम जब इधर अपने पीहर की तरफ आई हुई थी, पीछे से दुश्मनों ने तुम्हारे राज्य पर हमला किया है, तुम्हारे पति को मार दिया गया है, तुम्हारे राज्य पर कब्जा कर लिया गया है, तुम्हारा पूरा परिवार युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, और तुम्हारे पति की जो अन्य पत्नियां थी, जो अन्य रानियां थी, वो साथ में सती हो गई। इसलिए अब तुम्हारे परिवार में कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बचा है, और यदि तुम वल्लभी गई तो दुश्मन तुम्हें भी पकड़कर मार दे, इसलिए तुम वहां मत जाओ। रानी पुष्पावती को जब यह पता चला कि मेरा पति और उनका पूरा परिवार युद्ध में लड़ते हुए मर गया, या पत्नियां उनके साथ में सती हो गई, अब वहां पर कोई भी बचा नहीं है, तो उसने कहा ठीक है, जब कोई नहीं बचा और मेरे पति की दूसरी रानियां सती हो गई, तो मैं भी अब यहां पर सती हो जाती हूँ। और उसने कहा कि मैं अब सती होंगी यहां पर, जब मेरे पति मर गए। तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं रानी पुष्पावती, हम तुम्हें सती नहीं होने देंगे। क्यों? मेरे पति मर गए और पति के पीछे वो सती होना पत्नी का धर्म है, तो मुझे होने दिया जाए। उनका कि नहीं रानी, तुम प्रेग्नेंट हो, और प्रेग्नेंट रानियों को अपने यहाँ पे सती नहीं होने दिया करते थे। उस रानी के 8 महीने का गर्भ था, उसके बच्चा होने वाला ही था। तो कहा नहीं, तुम्हारे बच्चा होने वाला है और तुम ऐसे सती नहीं हो सकती। तो उसने कहा बच्चा हो भी गया कल को और दुश्मनों को पता चला तो बच्चे को भी मारेंगे, मुझे भी मारेंगे, तो इस बच्चे को पैदा करके भी क्या करना है? उनका कि नहीं, रीति ये कहती है कि प्रेग्नेंट महिला सती नहीं हो सकती, तो तुम नहीं हो सकती, और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी भी रक्षा करेंगे, तुम्हारे बच्चे की भी रक्षा करेंगे। और उन्होंने रानी पुष्पावती को एक गुफा के अंदर ले जाके छुपा दिया। कहां छुपा दिया? गुफा के अंदर ले जाकर छुपा दिया, और वो उनका ध्यान रखते। नियत समय पे महीने भर बाद के अंदर उनके एक बच्चा हुआ रानी पुष्पावती की, वो गुफा के अंदर पैदा हुआ। गुफा को बोलते हैं गुहा। क्या बोलते हैं? इसलिए बच्चे का नाम रखा गया गुहादित्य। नाम क्या रखा गया? और गुहादित्य बदलते 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 क्या हो गया? गोहिल। क्या नाम हो गया? गोहिल हो गया। और वो बच्चे को जन्म देने के बाद रानी पुष्पावती ने कहा कि अब मुझे सती होने दो। तो उन ब्राह्मणों ने वापस कहा कि रानी तुम तो सती हो जाओगी, फिर इस बच्चे का कौन पालेगा, इस बच्चे को कौन रखेगा? तो रानी ने कहा इस बच्चे को रखने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ, और तुम इस बच्चे की अब देखभाल करोगे। उन ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं रानी, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा बच्चा क्षत्रिय है, और ये तो दारू पिएगा, ये मांस खाएगा, हमारा ब्राह्मणों के घर में इसका क्या काम? रानी पुष्पावती ने कहा कि मैं आज कह के जाती हूँ कि मेरे पुत्र की अगली 10 पीढ़ियां कोई भी शराब के हाथ नहीं लगाएगी, ये ब्राह्मणों की तरह रहेंगे। किसकी तरह रहेंगे? इसलिए मेवाड़ वाले गोहिलों के बार बार कहा गया मेवाड़ वाले गोहिलों के बारे में कि वो ब्राह्मण है। क्या कहा गया मेवाड़ वाले गोहिलों के बारे में? और मेवाड़ में जितने गोहिल राजा बने थे कोई दारू नहीं पीता था। मेवाड़ में जितने राजा बने थे कोई भी शराब के हाथ नहीं लगाया करता था। कि नहीं भाई, हमारी जो माँ कभी थी पुरानी, और वो जब पुरानी जो भी फोर मदर रही थी हमारी, वो जब मरी तब वो कह के गई थी कि मेरा कोई भी वंशज हो शराब। तो मुझे याद है बीच में मेवाड़ के 3-4 राजाओं ने शराब पीनी शुरू कर दी थी। तो बाद में एक राजा हुए स्वरूप सिंह, उन्होंने बाकायदा अभिलेख लगवाया है, और अभिलेख लगवा के लिखवाया है कि मेवाड़ के सिसोदियों को, मेवाड़ के गोहिलों को शराब पीने की मनाही है, इसलिए कोई शराब के हाथ ना लगाए। तो मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है जब कोई कहता है कि पहले वाले राजाओं के मजे थे, दिल्ली शाम को मजा। मेवाड़ वाले गोहिलों के तो अभिलेख है कि किसके हाथ नहीं लगाया जाएगा? शराब के हाथ नहीं लगाया जाएगा। तो अब ये टोड की कहानी है। किसकी कहानी है? टोड की। तो हम ये मानते थे कि गोहिल कहां का राजकुमार था? वल्लभी। उसके पिताजी का नाम क्या था? शिलादित्य। मम्मी का नाम क्या था? कई सालों तक ये जानकारी चलती रही। मैंने शायद एक दिन पहले बीच में आपको गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बातें बताया था कि अपने यहाँ पे इतिहास में सबसे अच्छा कोई काम करके गए थे, तो कौन करके गए थे? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अच्छा, ओझा जी जब मेवाड़ में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी बने, हेड बने उसके, तो उन्होंने मेवाड़ के अंदर घोषणा करवाई कि मेवाड़ में जिस किसी के पास में कोई अभिलेख हो तो मुझे बताओ। अभिलेख का मतलब कुछ भी पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है। किसी गांव में कोई कुआं बनाया, कुएं के बारे अभिलेख हो सकता है, कोई मंदिर है, मंदिर के बारे अभिलेख हो सकता है, कोई मकान के बारे अभिलेख मिल सकता है। तो जहां किसी बाटे पे कुछ भी लिखा हुआ है, प्लीज मुझे बताओ, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं।
ताकि ओरिजिनल हिस्ट्री पता चले, क्योंकि अभिलेखों की हिस्ट्री उसी टाइम की हिस्ट्री है। आज कुआं बना तो आज की है, आज की बात को 300 साल बाद में लिखोगे तो नमक मिर्च हो सकते हैं, पर आज की बात को आज लिखोगे तो मिलावट होने की चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। यही बात है, वही हम जो पृथ्वीराज रासोवाली एक दिन जो बात कर रहे थे वो सेम बात है। तो ओझा जी ने मेवाड़ में खूब अभिलेख ढूंढे थे, खूब अभिलेख ढूंढे थे। मतलब ओझा जी को कई कई अभिलेख तो ऐसे मिले, ओझा जी लिखते हैं अपने संस्मरण में कि एक गांव के अंदर मुझे किसान ने बुलाया कि मेरे घर पे एक अभिलेख आ जाओ पढ़ लो। मैं गया तो उनके एक वो पड़ा हुआ था, पत्थर पड़ा था, पर उस पत्थर पे आधे पे अभिलेख दिख रहा है और आधे पे अभिलेख नहीं दिख रहा, और ऐसा लग रहा है कि यार ये इधर वाला तो पूरा ढंग से पड़ा है और इधर वाला एकदम धुंधला 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 हो गया, अब अपने को दिखाई नहीं देता। तो ओझा जी ने पूछा कि यार इधर वाला साफ दिख रहा है, इधर वाला नहीं दिख रहा, क्या कारण है, ये मिट कैसे गया? तो उसने कहा मेरी वाइफ इस पत्थर पे कपड़े धोती है, तो इधर कपड़े कूटे ज्यादा, इधर वाला तो मिट गया बापड़ा थापियों की मार खा खा के, और इधर वाला पड़ा हुआ था एकदम। तो अपने अभिलेख इस प्रकार से मिले थे ओझा जी को। तो ओझा जी को एक अभिलेख प्राप्त होता है उदयपुर में गांव से, गांव का नाम था सामोली। कौन सा गांव था? सामोली से एक अभिलेख प्राप्त हुआ, सामोली अभिलेख। कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ? सामोली अभिलेख। सामोली अभिलेख है 646 ईस्वी का। कौन से ईस्वी का? उदयपुर में गांव है सामोली, वहां से एक अभिलेख प्राप्त होता है, सामोली अभिलेख। कौन से ईस्वी का? 646। जिस राजा का अभिलेख है उस राजा का नाम है शिलादित्य। राजा का नाम क्या? और ओझा जी खुश हुए, ओझा जी का मजा आ गया यार, शिलादित्य मतलब गोहिल का बाप। शिलादित्य मतलब कौन हो गया? गोहिल का बाप, गोहिल के पिताजी। यार ये तो गोहिल वाले पिताजी का अभिलेख मिला है, पर उन्होंने जब अभिलेख पढ़ा तो जानकारियां उल्टी पुल्टी, जानकारियां अलग थी। यहां पे तो लिखा हुआ है शिलादित्य, शिलादित्य कहता है कि मेरे पिताजी का नाम है नाग। पिताजी का नाम क्या है? नाग के पिताजी का नाम है महेंद्र, महेंद्र के पिताजी का नाम है भोज, और भोज के पिताजी का नाम है गोहिल। भोज के पिताजी का नाम क्या है? इसका मतलब गोहिल की 5वीं पीढ़ी के अंदर जाके कौन है? शिलादित्य। तो इसका मतलब क्या यार, ये शिलादित्य तो वो नहीं है। चलो कोई बात नहीं। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि गोहिल ने गोहिल वंश की स्थापना कब की? 500, ये लाइन भी पहले पता नहीं थी, 566 की लाइन अपने को पता नहीं थी कि भाई कब की थी, ये नहीं पता। हुई थी, गोहिल ने की थी, उसी के नाम पर गोहिल वंश है, बस इतना हम जानते हैं। तो ओझा जी ने यहां से ये सन यहां से निकाला गया। ओझा जी ने कहा भाई अभिलेख कौन से राजा का है? शिलादित्य। कौन से सन का है? 646। कौन से सन का है? इतना तो फिक्स है, अभिलेख में सन लिखा हुआ है 646, अभिलेख में राजा का नाम क्या लिखा हुआ है? शिलादित्य। और शिलादित्य कहता है मेरे से पहले कौन? नाग, नाग से पहले महेंद्र, महेंद्र से पहले भोज, भोज से पहले। अच्छा, अपने इतिहासकार मानते हैं कि एक राजा का एवरेज टाइम 20 साल है। एवरेज टाइम कितना माना जाए? अब यदि ये 646 में, तो ये कब हुआ होगा? 626। ये 626 है तो ये कब हुआ होगा? ये कब हुआ होगा? 586। तो ये कब हुआ? 500। तो गोहिल ने गोहिल वंश की स्थापना 566 में की थी। ये जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है? कौन से ईस्वी का है? कौन से राजा का है? और शिलादित्य गोहिल के कौन से नंबर पे आता है? 5। कौन से नंबर पे आता है? बात पली आई समझ में? तो लिखो, हेडिंग डालो, एक सामोली अभिलेख। सामोली अभिलेख, सामोली इंस्क्रिप्शन, सामोली अभिलेख। कोष्टक में आगे लिख लो 646 ईस्वी, उदयपुर से मिला। उदयपुर में सामोली नाम का गांव है। सामोली अभिलेख 646 ईस्वी, 646 एडी। आज दिन तक हमें जितने भी अभिलेख मिले हैं उनमें गोहिलों के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन कोई अभिलेख है तो कौन सा है? अभी तक हमें ऐसा कोई अभिलेख नहीं मिला जो सामोली से पुराना और जिसमें किसकी जानकारी हो? गोहिलों। तो गोहिल वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? लिखो, यह गोहिल वंश के बारे में जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। इट इज एन ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन which provides information about Gohil dynasty. It is an oldest inscription which provides information about Gohil dynasty. यह है गोहिल वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। यह है गोहिल वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। It is an oldest inscription which provides information about Gohil dynasty. यह है गोहिल वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। यह अभिलेख राजा शिलादित्य से संबंधित है। कौन से राजा का अभिलेख है? शिलादित्य। यह अभिलेख राजा शिलादित्य से संबंधित है। दिस इंस्क्रिप्शन इज बिलोंग्ड टू किंग शिलादित्य। दिस इंस्क्रिप्शन इज बिलोंग्ड टू किंग शिलादित्य। यह अभिलेख राजा शिलादित्य से संबंधित है।
दिस इंस्क्रिप्शन इज बिलोंग्ड टू किंग शिलादित्य, जो कि गोहिल का 5वां वंशज था। हु वॉज 5th डिसेंडेंट ऑफ गोहिल, जो कि गोहिल का 5वां वंशज था। हु वॉज 5th डिसेंडेंट ऑफ गोहिल, जो कि गोहिल का 5वां वंशज था। और सुनो देखो, अभिलेख है किसका? अभिलेख और बड़ी जोरदार बात बताता है। अभिलेख कहता है कि किसी टाइम में बसंतगढ़ में कुछ व्यापारी रहते थे। कहां पर व्यापार रहते? बसंतगढ़, वही जहां लाहिनी देवी ने सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी का पुनर्निर्माण करा है ना। बसंतगढ़ में कौन रहते थे? व्यापारी। बाद में बसंतगढ़ में उनके घाटा होने लग गया, बसंतगढ़ के अंदर उनको ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो बसंतगढ़ कहां है? सिरोही। तो बसंतगढ़ को छोड़ के मेवाड़ आ गए, बसंतगढ़ को छोड़ कहां पर आ गए? और वो जो व्यापारी मेवाड़ आ गए थे, उन व्यापारियों ने मेवाड़ के अंदर एक मंदिर बनवाया, जावर माता। कौन सा मंदिर बनवाया? जावर, उदयपुर के अंदर एक जगह, वहां माता जी का मंदिर बनाया, इसलिए माता जी का नाम क्या हो गया? जावर माता। बसंतगढ़ से आए हुए व्यापारियों ने जावर माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ये जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? सामूल। तो वो लिखवाते हैं कि भाई वो व्यापारियों का अभिलेख है, शिलादित्य का नहीं है अभिलेख। अभिलेख व्यापारियों का है। वो व्यापारी कहते हैं कि हम पहले बसंतगढ़ थे, वहां पे हमारे घाटा हुआ, इसलिए हम कहां पर आ गए? मेवाड़। और मेवाड़ में आके हम मंदिर कौन सा बनवा रहे हैं? जावर माता। और जब हम यहाँ पे जावर माता का मंदिर बनवा रहे हैं, तब यहाँ का राजा शिलादित्य है, जो कि महेंद्र, नाग, भोज और गोहिल का वंशज है। उन 500 के नाम लिखेंगे जो कि इनका वंशज है। फिर वो ये भी बताते हैं कि हम बसंतगढ़ से इधर क्यों आ गए, कि बसंतगढ़ में तो घाटा हुआ, तो इधर क्या आ गए, इधर क्यों आए? तो कहते हैं कि जावर में खनिज मिलते हैं। जावर में क्या मिलते हैं? और हम आज दिन तक पढ़ते हैं कि यार जावर में शीशा जस्ता निकलता है। जावर में क्या निकलता है? तो जावर की माइनिंग जो होती थी, उसकी जानकारी यदि कोई अभिलेख देता, तो वो अभिलेख भी कौन सा है? जावर माता का मंदिर यहां पे था, ये जानकारी भी कोई अभिलेख देता तो कौन सा देता है? पहले पड़ेगी। तो दो बात कर सकते हैं कि सामूली अभिलेख जावर माता के मंदिर की जानकारी देता है, और सामूली अभिलेख जावर के खनिजों के, खनन उद्योग, माइनिंग इंडस्ट्री जो थी उसकी जानकारी मिलती है। लिख सकते हो? लिखो। इस अभिलेख से दिस इंस्क्रिप्शन, इस अभिलेख से दिस इंस्क्रिप्शन, इस अभिलेख से जावर माता मंदिर तथा जावर के खनन उद्योग की जानकारी भी मिलती है। जावर माता मंदिर तथा जावर के खनन उद्योग की जानकारी भी मिलती है। दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जावर माता टेम्पल। दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जावर माता टेम्पल एंड माइनिंग इंडस्ट्री ऑफ जावर, एंड माइनिंग इंडस्ट्री ऑफ जावर। इस अभिलेख से जावर माता मंदिर तथा जावर के खनन उद्योग की जानकारी भी मिलती है। जावर उदयपुर में जगह, जावर माता मंदिर तथा जावर के खनन उद्योग की जानकारी भी मिलती है। दिस टेम्पल ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जावर माता टेम्पल एंड माइनिंग इंडस्ट्री ऑफ जावर। जावर माइंस है ना, तो जावर के जो खाने अपने को, उनकी जानकारी मिलती है। तो कौन सा अभिलेख है? सामूल्य। कब का है? 646। कौन से राजा का है? शिलादित्य। शिलादित्य कौन सा वंशज था? गोहिल का। तो अब कोई पूछे कि गोहिल का टाइम 566 है, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? आई बात है। तो गोहिल वंश जो है, इसका कालक्रम निर्धारण, इनकी जो क्रोनोलॉजी है, ये सेट कहां से होती है? सामूल्य अभिलेख से। और सामूल्य अभिलेख दो बातें और बताता, तो क्या क्या बातें? जावर माता का मंदिर और जावर के, बाकी कल पढ़ेंगे।